नमस्कार, मैं हूँ निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक और ये है हमारा वीकली राउंडअप नेता नगरी। पॉलिटिक्स का राउंडअप है तो पॉलिटिक्स की बात होगी। आज नेता नगरी में हम 2 बड़े विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला विषय होने वाला है किसान आंदोलन। 14 महीने चला किसान आंदोलन। अब जब आप ये नेता नगरी का एपिसोड देख रहे हैं, फाइनली कंक्लूड हो गया। दिल्ली की सीमाओं पर धरना भी खत्म कर दिया गया है आधिकारिक तौर पर। 3 किसान कानून वापस होने के बाद सरकार की तरफ से बाकी जो मांगे थी किसानों की, उस पर एक आश्वासन मिला और उसके बाद अब आंदोलन वापस हुआ है। हम पैनल पे अपने गेस्ट से समझेंगे कि डेमोक्रेटिक राइट्स को उठाने की मांग और उसके तरीकों में ये आंदोलन अपनी जगह कहाँ ढूंढता है और ऐसी मांगों को लेकर के सरकार जिस तरह से नेगोशिएट करती है उसके निस्बत उसकी जो रिफॉर्म करने की इच्छा है वो किस तरह की चीजें हमारे सामने रखती है और हमने सीखा क्या है इससे। दूसरा मुद्दा बड़ा सिंपल है, एक लाइन में हम बता सकते हैं, यूपी में चुनाव कैसा चल रहा है। क्या एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी में कि उसको पश्चिम में थोड़ी सी समस्या सामने आ सकती है। अब जब राकेश टिकैत वापिस आ रहे हैं, आरएलडी और सपा का गठबंधन हो गया है, तो क्या इस वजह से भाजपा पूर्व की तरफ फोकस कर रही है और अगर ये शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी है तो इसको कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां किस तरह इसे रिस्पॉन्ड करेंगी, इस बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करें नेता नगरी। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। 11 दिसंबर 2021 वो तारीख होगी जब 14 महीने लंबा चला दिल्ली की सीमाओं पर धरना खत्म होने जा रहा है। किसान आंदोलन आधिकारिक रूप से जो अपना धरना है वाइंड अप कर रहा है। सरकार और किसानों के बीच में एक सहमति बनी, एक समझ पैदा हुई है, जिसके बाद ये तय पाया गया है कि अब दिल्ली के पास धरने की जरूरत नहीं है। अब भी एक रेनबो की तरह अलग अलग शेड्स हैं ओपिनियंस के। एक पक्ष अभी भी कह रहा है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, और जो वादे सरकार ने किए हैं अगर वो उन पर खरी नहीं उतरती है तो ये स्थगित हुआ आंदोलन दोबारा खड़ा हो जाएगा। इन सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल श्रीवास्तव जी, एडिटर नेशनल अफेयर्स इंडिया टुडे के, और नेता नगरी के परमानेंट मौजूदगी, परमानेंट मेहमान। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। नमस्कार निखिल जी। और आपको मिस किया गया पिछले कुछ प्रोग्राम में। जी, मैं थोड़ा छुट्टी पर था और 2-3 दिन 2 एपिसोड ऐसे हो गए जब हमें चुनना पड़ा कि हमें किस व्यक्ति को किस में भेजना पड़ेगा। तो सौरभ फिर नेता नगरी करते रहे और हमको बाकी काम दिए गए थे ललन टॉप के। आपके साथ कुमार कुणाल भी हैं। ये वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने डे 1 से लेके किसान आंदोलन को कवर किया हुआ है और अब तक की सारी डिटेल जो कल नेता नगरी की रिकॉर्डिंग हो रही है 10 तारीख को 9 दिसंबर तक के सारे डेवलपमेंट्स इन्होंने विटनेस किए हैं खुद धरना स्थल पर से। तो ये हमें बताएंगे फ्रॉम हॉर्सेस माउथ की क्या क्या चीजें उन्होंने विटनेस की हैं। पहले कुणाल जी हम चाहते हैं कि आप ही रिएक्ट करें। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है उसमें उसके विजुअल बड़े इंटरेस्टिंग थे। आपने भी आई एम श्योर उस चीज को जरूर मार्क किया होगा कि जब हम संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं को सुन रहे थे तब एक धड़ा उसमें खुश था, संतुष्ट था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इतना लंबा प्रोटेस्ट जो उन्होंने लॉन्च किया उसके बाद में उन्हें वो चीज हासिल हुई है जो वो चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल गुरनाम सिंह चढ़ूने हो गए। लेकिन जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत को बोलते हुए सुनते हैं, जिन्होंने बाद में एक तरह से आंदोलन को रिवाइव ही कर दिया और आंदोलन यहाँ तक खींच के आया, उसमें उनकी भी बड़ी भूमिका है। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके मन की हुई है। क्या आप इस रीडिंग से एग्री करेंगे और यदि हाँ तो इसके क्या कारण पाते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो इसको अगर हम देखें कि संरचना क्या थी संयुक्त किसान मोर्चा की, पहले वहां से हमको शुरू करना पड़ेगा। और जो ये किसान आंदोलन था, हालांकि हम कहते हैं कि ये लगभग 378 दिन चला, यानी 1 साल 13 दिन चला, लेकिन उससे 2 महीने ज्यादा चला, क्योंकि पंजाब में जो आंदोलन है वो सितंबर महीने में ही शुरू हो गया था और नवंबर महीने में वो आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहुंचा, दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचा। तो जो 32 ऑर्गेनाइजेशन थे, संगठन थे किसानों के, जिन्होंने पंजाब में इसकी शुरुआत की थी, वो एक तरीके से अपर हैंड उनका हमेशा संयुक्त किसान मोर्चा में फैसले जो भी लिए जाते रहे वो सिंघू बॉर्डर से लिए जाते रहे। हालांकि मोर्चे को गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगाया गया था, टीकरी बॉर्डर पर भी लगाया गया था, जो राजस्थान का बॉर्डर है शाहजहांपुर बॉर्डर, वहां पर भी मोर्चा चल रहा था। लेकिन जो उसका मुखिया था वो सिंघू बॉर्डर था, फैसले हमेशा सिंघू बॉर्डर से लिए जाते थे। और उसकी वजह यही थी क्योंकि पंजाब के जो किसान संगठन है उन्होंने अपना दबदबा रखा। लेकिन ये स्थिति कब बदली, जो आपने जिक्र किया कि 28 जनवरी को जब राकेश टिकैत के आंसू आए
उसके बाद से जो एक तरीके से 26 जनवरी की घटना हुई थी, उसमें बहुत किरकिरी हुई थी पंजाब के संगठनों को लेकर के कि उनका कंट्रोल नहीं था और उसी की वजह से लाल किले पर जो घटना हुई, अगर कंट्रोल रहता पंजाब संगठनों का तो शायद दीप सिद्धू और बाकी लोग वहां पर पहुंच नहीं पाते। लेकिन 28 जनवरी को जब से रुख मुड़ा, राकेश टिकैत इसका चेहरा बन गए और अब जाकर के जब आंदोलन खत्म होने की बात आई, 19 नवंबर की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की गुरु पूरब के मौके पर कि हम आंदोलन को, हम कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। उसके बाद आंदोलन की जो स्थिति थी उसको कमोबेश राकेश टिकैत इस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहे थे कि एमएसपी एक बड़ा मुद्दा था, केवल कानून जो वापसी है वो मुद्दा नहीं था। अब वहां पर जो पंजाब के किसान संगठन है, जिन 32 किसान संगठनों की बात हम कर रहे हैं, वहां एमएसपी बड़ा मुद्दा नहीं है पंजाब में और हरियाणा में, क्योंकि वहां पर मंडियां हैं और वो ऑर्गेनाइज मंडी है, सरकार भी वहां पर सुनिश्चित करती है और ज्यादा से ज्यादा जो पूरे देश में जो किसानों को फायदा होना चाहिए वो फायदा मिलता है एमएसपी की दरों पर अपने जो सामान को, अपनी फसल को बेचने का, वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता है। तो वहां एमएसपी मुद्दा है ही नहीं। तो एमएसपी वाले मुद्दे पर कहीं ना कहीं ये जो संगठन है वो बहुत लंबा आंदोलन को खींचने को तैयार थे नहीं। राकेश टिकैत यहीं पर थोड़ा मुश्किल में फंसते नजर आए। दूसरा पहलू ये है, जैसे आपने नाम भी लिया गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, इसके अलावा कुछ और पंजाब से जुड़े हुए नेता हैं जिसमें राज्यपाल भी शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनकी अपनी सियासी पारी भी शुरू होने की उनको जल्दबाजी थी, क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं। कुछ नेता चाहते हैं कि पंजाब वापस लौटा जाए, चुनाव की तैयारी की जाए और ये जो किसान आंदोलन से जो फायदा मिला है उस फायदे को पंजाब में बतौर नेता अपने आप को स्टैब्लिश करके वहां पर उससे फायदा लिया जाए। तो ये पूरा जो गणित था कि आंदोलन खत्म करने की हड़बड़ी थी पंजाब के संगठनों को, उसके पीछे की कहानी एक पंजाब चुनाव भी है। और शायद यही जो चुनाव है इसका दूसरा पहलू है कि राकेश टिकैत जो आपको दिखने में नाखुश थे और जो हमें भी बातचीत के दौरान लगा कि वो ये नहीं चाहते थे कि जब तक एमएसपी पर एक पूरी तरह से लिखित गारंटी सरकार दे दे, उनका ये कहना था कि पहले कानून बना दे, उसमें कमेटी बना दी जाए, जबकि सरकार कह रही थी कि हम कमेटी बनाएंगे बाद में कानून बनाएंगे। तो ये जो राकेश टिकैत का जो बात थी वो इसलिए भी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा कांटे की टक्कर है। वहां पर अभी भी जो जाट लैंड है, जिसको जहां पर से आते हैं राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वहां पर अभी उन्हें लगता है कि बीजेपी से बड़ी कठिन उनको चुनौती है। और ऐसे में अगर एक तरफा चुनाव नहीं गया उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो जितना सियासी एडवांटेज इस किसान आंदोलन से राकेश टिकैत और साथ वाले जो ग्रुप हैं उनको मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिलेगा। तो एक पॉलिटिकल माइलेज का ये जो पूरा गेम है, उसी की वजह से ये लग रहा है कि जो राकेश टिकैत का बॉडी लैंग्वेज है और बाकी पंजाब के नेताओं का है, उसमें साफ तौर पर अंतर देखा जा सकता है। ठीक है, यही हम ओपन करना चाहते हैं राहुल जी, आपके एक्सपर्टीज को भी। हमने देखा है कि सरकार ने लगातार डीएस्केलेट किया सिचुएशन को। एक बार जब, और नेता नगरी के पिछले एपिसोड्स में ये चीज बड़े विस्तार से डिस्कस हो चुकी है, अगर हमारे दर्शक वो हिस्सा देखना चाहते हैं कि कैसे हम यहाँ तक के आए हैं, तो मैं उस डीएस्केलेशन बिट के ही जो आखिरी, मतलब हाथी निकलने के बाद की जो पूंछ सरकार ने निकाली है, मैं उस पर जो सरकार के अंदर चर्चा हुई उस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि एक बड़ा ऐलान पीएम ने टीवी पे किया, उसको उन्होंने पार्लियामेंट में एग्जीक्यूट करके भी दिखा दिया कि हमने जो कहा हमने कर दिया। आप चाहते थे किसान आंदोलन वापस, किसान कानून वापस, हमने वापस ले लिए। लेकिन किसान संगठन जो ये थे उनकी तरफ से इंप्रेशन इस तरह का आया कि अगर हम ये एक चीज नेगोशिएट करके सरकार से हासिल कर सकते हैं तो फिर कुछ और चीजें, और इसीलिए उन्होंने इस चीज को दोहराना शुरू किया कि किसान आंदोलन सिर्फ कानूनों के बारे में नहीं था, वो उसका काफी विस्तार था, अलग अलग, चाहे वो बिजली की मांगों पर आली का कानून हो, मुआवजा हो, FIR हो। जब ये सारी चीजें सरकार के पास में, तो किस तरह के डिस्कशंस थे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, होम मिनिस्ट्री में, किस तरह की चर्चा थी कि इनमें से कितनी चीजें अलाउ की जा सकती हैं अभी? देखिए निखिल, जब नेगोशिएशन चल रहे थे पिछली बार और 10-11 राउंड के नेगोशिएशन हुए सरकार और किसानों के बीच में, तो सरकार ने करीब 20 अमेंडमेंट सुझाए थे और वो एक बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट सरकार ने दिया था। और उसके बाद मेरे ख्याल से दिसंबर के महीने में पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह ने एक
बैठक की थी पूसा के एक इंस्टीट्यूट में बैठ करके मुख्य किसान नेताओं के साथ, और उसमें मोटा मोटा इन अमेंडमेंट्स के बारे में बातचीत निकली थी। और ये भी कहा गया था कि पार्लियामेंट में एक एमएसपी को लेकर के हम एक एश्योरेंस देने को तैयार हैं, और पार्लियामेंट में कही बात, पार्लियामेंट के फ्लोर पे कही बात जो है वो एज गुड एज अ लेजिस्लेटिव एश्योरेंस होता है कि हम एश्योरेंस दे रहे हैं आपको कि एमएसपी दिया जाएगा। सरकार के सामने परेशानी, देखिए एमएसपी इस देश में 23 क्रॉप्स पे दिया जाता है, और बाकी क्रॉप्स हैं उस पे एमएसपी नहीं है। परेशानी का सबब यह है कि आज भी पूरे देश की जो व्यवस्था है उसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर को आप भला कहें बुरा कहें, वो माल को उठाता है, और वो भी कंपटीशन ड्रिवन है। तो एमएसपी कई बार एक अड़चन बन सकती है जिसपे उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी शायद कम हो जाए, और इसको लेने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के बाद अगर खरीद ना हो तो किसान के लिए नुकसान हो सकता है। तो बहुत सालों पहले से जब से एमएसपी तय हुई थी तब से लेकर के अभी तक कानून ये रहा है, ये रही है मंशा सरकारी की हर चीज पे एमएसपी नहीं लग सकता, और दूसरा इसके लिए फाइनेंसिस की बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के सरकार ने एक लिमिट तय कर दी थी कि इससे आगे ज्यादा नेगोशिएशन नहीं हो सकता, और इसी कारण से आप देखें कि वो लंबे वक्फे तक कोई नेगोशिएशन हुआ नहीं, न तेरी न मेरी करते करते बातचीत बंद हो गई, और एक साल लग रहा था कि इसमें आगे मामला नहीं बढ़ेगा। लेकिन देखिए इस पूरे सिस्टम में नफा नुकसान जो है, अगर मैं ये देखूं तो सरकार ने अपना नफा क्या देखा, उसने नफा ये देखा कि पूरे देश में इसको लेकर के प्रोटेस्ट नहीं हो रही, और एक छोटे वर्ग में, छोटे एरिया में, छोटे वर्ग में प्रोटेस्ट हो रही है, जिसमें एक वर्ग में उसका पॉलिटिकल लॉस है। तो अगर फायदा बहुत हो नहीं रहा, लोगों को दिख नहीं रहा, किसान उस पर ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना उनको कोई वो होना है, तो उस जगह से टेंजिबल बेनिफिट, जहां से अगर मान लीजिए कहीं कर्नाटक से बेनिफिट आने, वहां चुनाव नहीं था, तो जिस एरिया में चुनाव है उस एरिया में नुकसान है, तो सरकार ने अपने उस नुकसान को देखते हुए को मुनाफे में बदलने के लिए सरकार ने इस मामले में जो एक पॉलिटिकल लिमिट खींची थी कि अब पीछे नहीं जाएंगे बिल को वापस लेने में, वो उसमें पीछे चली गई। अब उसमें उसने क्या किया, उसने ये किया कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे प्रोटेस्ट के, ये जो प्रोटेस्ट के पंजाब में, उनको थोड़ा सा बैकफुट पे डाल दिया कि भाई अब तो सरकार ने वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि जो वेस्टर्न यूपी का इलाका था, अगर आप इस एजिटेशन का बैकबोन देखें तो जाट वोटर है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उसने एक संशय में डाल दिया कि देखिए अब तो प्रोटेस्ट खत्म हो गई है, तो जाट को कोशिश की कि इस वोट को पुराने लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले आए कि अगर उसकी नाराजगी है तो थोड़ी कम कर दी जाए। तो सवाल यहाँ पे अगर मैं देखूं सरकार की तरफ से, तो एक राजनीतिक मुनाफे का नोशनल बेनिफिट है। नोशनल बेनिफिट मैं क्यों कहूंगा कि इस पूरे खेल में अगर प्रकरण में देखो, कुणाल ने बिल्कुल सही कहा कि जब ये शुरू हुआ था तो लग तो ये रहा था कि ले मशाले चल चुके हैं, निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत ही लेंगे लोग मेरे गांव के, तो लगा था कि साहब हो गई क्रांति। लेकिन अगर आप अभी देखें कि जब लौटते हुए काफिले हैं, तो उन लौटते हुए काफिलों की और पूरे सबकी मैं एक चीज कहूंगा कि ऐसा लगा कि जैसे कि खेत में एक हाथी आया। निखिल, सरकार ने कहा कि एरावत है, इससे बहुत फायदा होगा, किसी विपक्ष ने कहा ये जंगली हाथी है, और उस झगड़े के अंदर उस हाथी को मार दिया गया। अब ना ये किसी को पता है इससे फ्यूचर में क्या मुनाफा होता, ना इससे ये पता है कि इससे क्या नुकसान होता। तो ये जो नोशनल लॉस और नोशनल गेन है, इस पे हम लोग बहस कर सकते हैं, मगर एरावत था या जंगली हाथी ये हमको पता नहीं लग पाएगा। जबकि इस हाथी को पिछले 2005 से लेकर के 2014 तक यूपीए के सरकार ने कहा ये बढ़िया हाथी होगा साहब, इससे बहुत फायदा होगा। उसके बाद एक बार मोदी जी ने भी कहा था कि एमएसपी लाएंगे, तो इस हाथी का जो एक पैर है वो बहुत बढ़िया है, उसको होना चाहिए। उसके बाद एनडीए की सरकार इसको बिल लेके आई, तो उन्होंने तो इसको ऐसे लोगों को सब्ज बाग दिखाए कि साहब ये हाथी उतरा नहीं कि एकदम जन्नत आ जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि आज अगर किसान जब लौट के जाएगा, जो जा रहा है, क्या उसको कुछ उसके हाथ में गल्ला ज्यादा आएगा पुराने पहले से? नहीं। इस देश उत्तर प्रदेश के अंदर में, अगर उत्तर प्रदेश, कुणाल ने कहा कि मामला वहां का आज की तारीख में बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश में 28% किसान जो है वो एमएसपी पे अपना अनाज बेचते हैं, 63% ओपन मार्केट में बेचते हैं,
8% अपने कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं। अगर इतना इतना ऐसा सिर्फ 23% एमएसपी पे जाता है, तो यानी कि करीब 72% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एमएसपी पे एश्योरेंस मिला या नहीं मिला। उसमें भी जो अगर 28% का देखा जाए, तो ये आंकड़े बताते हैं सर्वेस कि 82% को एमएसपी मिलने में परेशानी होती, यानी परेशानी किस एक ना एक दूसरे तरह की परेशानी को झेलना पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा कि इस पूरे आंदोलन के बाद जब किसान लौटा है, तो उसे कोई बहुत फाइनेंशियल टेंजिबल फायदा हो रहा है, मुझे अभी नहीं दिख रहा। एक चीज जो बड़ी क्लियर दिख रही है कि सरकार ने पॉलिटिकल डैमेज कम कर लिया। दूसरा, जाटों ने और कुछ पॉलिटिकल किसानों के वर्ग ने अपना पॉलिटिकल एसर्शन कर लिया। अगर उनको ये कोई कह सकता था आज से 1.5 साल पहले कि वो शायद पॉलिटिकली नेग्लिजेंट हो गए इरेलेवेंट हो रहे हैं। जाटों ने 3 बार वोट दिया उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, लेकिन उत्तर प्रदेश में बात होती है ठाकुरवाद की, ब्राह्मणवाद की, उनके वोट की, इनके वोट की। दिल्ली में सरकार में 2 अदद मंत्री हैं उनके, और उत्तर प्रदेश की सरकार में भी उनको बहुत मंत्री नहीं मिले। तो जाटों के अंदर ये भावना थी कि उनको साहब पॉलिटिकली कोई मुनाफा नहीं हुआ बीजेपी के साथ जाने का। तो कहीं ना कहीं उसमें ये वाले असर्शन बहुत ज्यादा है, और उस टेंजिबल बेनिफिट की डिमांड है कि अब देखिए आरएलडी के साथ सपा का गठबंधन हो गया, तो जाट एक पॉलिटिकल रेलिवेंस, देखिए 3.63% से थोड़ा ऊपर जाट का वोट है, मगर उनकी सोशल हनक जो है वो हमेशा ज्यादा रही है। वो अपनी कम होती हुई सोशल हनक को वापस पाने की फिराक में थे इस एजिटेशन के जरिए। ये बात जरूर है कि एक रोमांटिक लेवल पे कि साहब एक डेमोक्रेसी में एक सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन हुआ, सरकार झुक गई, किसान जीत गया। एक रोमांटिक मोशन में ये तो फायदा हुआ है कि साहब हम जैसे लोगों को कम से कम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताएंगे कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, किसान जीत गए थे। ठीक है, सिंस राहुल जी आपने अब उसके हम कोर पॉलिटिक्स पे चर्चा करने पे आ ही गए थे और प्रोग्राम का नाम भी नेता नगरी है। कुणाल जी, मैं आपसे जब आपने एक बार आपने उस चीज को हिंट कर भी दिया था अपने पहले सवाल के जवाब में कि संयुक्त किसान मोर्चा में जो किसान नेता हैं वो अपना एक पॉलिटिकल फ्यूचर देखते हैं पंजाब में, और इसलिए वो चाह रहे थे कि इलेक्शन से पहले वो लौट जाएं वहां पे और उनको थोड़ा सा टाइम मिले इलेक्शन से पहले। तो अब जैसे राजपाल साहब का तो आपने नाम ही लिया था कि उन तो इस तरह की सेंसिबिलिटीज और कितने नेता शेयर कर रहे थे उनके साथ में, और ये किस तरह का पॉलिटिकल फ्यूचर होगा? क्या ये किसी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाकर के इलेक्शन लड़ने की बात है, या ये अपना एक फ्रंट खड़ा करके इलेक्शन लड़ने की बात है, या फिर एक प्रेशर ग्रुप बने रह के पॉलिटिकल प्रोसेस को प्रभावित करने की बात है? किस नेचर की पॉलिटिक्स सोची है जो किसान नेता अब उठ के खड़े हुए हैं, उनको एक बार फिर से एक तरह से लेजिटिमेसी मिली है इस आंदोलन से? पंजाब के रेफरेंस में मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि ये सब लोग पहले पंजाब जाकर के मत्था टेकेंगे एक बार। बिल्कुल, और आज भी गुरुद्वारे गए थे, रकाबगंज गुरुद्वारे, और पंजाब भी जा रहे हैं। 15 तारीख को उन्हें मत्था टेकना है अमृतसर में, वहां पर जाकर स्वर्ण मंदिर में। तो ये सब जो है एक तरीके से पॉलिटिकल पोस्चरिंग जो है वो बहुत चल रही है, और अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है कि क्या वो किस पार्टी के साथ जाएंगे। देखिए, मोर्चा खड़ा करने का जो वक्त है वो शायद इनके पास नहीं है, इन्हें भी पता है। इसीलिए जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सेटअप्स हैं, पार्टी अगर ना भी हम कहें, जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस पूरे आंदोलन के दौरान, तो क्या उनके साथ क्या कर खड़े होंगे? लेकिन जो किसान नेता है उन्हें भी पता है कि आज की स्थिति में बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खड़े होने में शायद पंजाब में उतना फायदा नहीं होगा, उसका जो पॉलिटिकल बेनिफिट है वो उस तरीके से नहीं मिलेगा। तो अब इस पर अलग अलग पार्टियां उन पर डोरे भी डाल रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास आज की तारीख में आपको भी पता है कि कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में एक बहुत अनुभवी कोई चेहरा मिल जाए जो कि किसान आंदोलन में जीत कर वापस लौटा हो, तो एक तरीके से उनका जो पॉलिटिकल रिवाइवल है पंजाब में वो बहुत बेहतर हो सकता है। तो हर पार्टी उन पर नजर गड़ाए हुए है। कितने जाएंगे इस पॉलिटिकल गंगा में डुबकी लगाने के लिए, ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन बहुतों की महत्वाकांक्षा, जो सियासी महत्वाकांक्षा है वो है, और इस वजह से वो जल्दी लौटना चाहते थे। बात ये भी है कि क्या इस तरीके का ही सब कुछ उत्तर प्रदेश में भी होगा? तो उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई पड़ता है कि राकेश टिकैत या उनके साथ वाले
चुनाव में सीधे सीधे जाए, क्योंकि उनके कुछ लोग हो सकता है कि आरएलडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उनकी टिकट पर हो सकता है कि उनके कुछ करीबी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो खुद चुनाव में जाएंगे, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। इस बीच में एक और पहलू आप देख लीजिए कि कब तक आंदोलन स्थगित रखा गया है। ये दिया गया है, 1 महीने का समय दिया गया है, समय सीमा दी गई है। 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक का विंडो केंद्र सरकार को दिया गया है कि जो उनकी तमाम पेंडिंग मांग है उस पर वो कार्रवाई करें, और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो ये आंदोलन स्थगित किया गया उसको दोबारा रिवाइव किया जा सकता है, फिर से वो आंदोलन मोड में आ जाएंगे। और 15 जनवरी कब होगी? 15 जनवरी ठीक उस समय होगी जब चुनाव आचार संहिता लगभग तुरंत लागू हुई होगी। चुनाव का जो हवा है वो चलनी शुरू होगी, माहौल बनना शुरू होगा। और ये भी बहुत डिप्लोमेटिकली रखा गया है कि कुछ किसान नेता चाहते हैं कि जिनको पॉलिटिकली जाना है, एक्टिव होना है, चुनाव लड़ना है, किसी पार्टी के साथ जाकर के अपने आप को अटैच करना है, वो 15 जनवरी तक खुल करके सामने आ जाएंगे, संयुक्त मोर्चा से बाहर हो जाएंगे। जो बाकी लोग रहेंगे वो हो सकता है कि फिर से इस आंदोलन को रिवाइव करने की कोशिश करें। तो ये भी एक तरीके से आप स्ट्रेटजी कह लीजिए, रणनीति कह लीजिए कि जो लोग बचे हुए थे उनको भी लगता था कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में बहुत कुछ होना है नहीं, यहाँ पर आप चुपचाप बैठे रहेंगे बॉर्डर्स पे, वहां से भी कुछ निकलेगा नहीं। इस बीच में बहुत सारे लोग लालायित हो रहे हैं जाने के लिए वापस, तो उनको भी वापस जाने का आप मौका दे दें। चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव भी लड़ लें। उसके बाद एक तरीके से शुद्धिकरण होगा, प्यूरिफिकेशन होगा संयुक्त किसान मोर्चा का, और वहां से जो है हो सकता है कि ठीक चुनाव से वक्त पहले फिर से मोबिलाइज करने की कोशिश होगी जो किसान आंदोलन है उसको दोबारा। हमारे पास राहुल जी के लिए एक प्रश्न है, लेकिन हम पहले चाह रहे हैं कि वो एक छोटा कमेंट इसी प्रश्न के उत्तर पे भी करें जो हमने कुणाल सर से पूछा था कि एसकेएम जो पंजाब में अपना फ्यूचर देख रहा है उसको लेकर के आपकी समझ क्या कह रही है सर अभी? टिकैत साहब के तो बहुत चर्चा हो गई है, यूपी के बारे में वैसे भी एक जनरल आइडिया है हमारी ऑडियंस। देखिए निखिल, ये कुणाल ने बिल्कुल सही कहा कि इस पूरे गेम प्लान में जिस समय ये एजिटेशन शुरू हुआ था उस समय ये एजिटेशन पंजाब में पंजाब की सरकार के खिलाफ चल रहा था, और उसके बाद अमरिंदर सिंह ने एक बड़े सक्सेसफुल तरीके से इस एजिटेशन की आंधी का रुख जो है वो दिल्ली की तरफ कर दिया। आपको याद होगा कि किस तरह से अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठ करके एक तरह से उन्होंने उस कैंपेन को, जिसे कहते हैं कैंपेन का डाइवर्शन था, वो पॉलिटिकली एक शार्प मूव था। अदरवाइज आपको याद होगा कि एक समय ऐसा गया था कि रेलगाड़ियां नहीं चल पा रही थीं और रेलें बंद थीं, और अमरिंदर सिंह रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोयला नहीं पहुंच पा रहा, तमाम चीजें सुविधाएं के वहां पे पंजाब नहीं पहुंच पा रही, और पंजाब मुख्यमंत्री बहुत परेशान थे, लेकिन वो एजिटेशन मोड आ गया। कुणाल जी, जब इस चर्चा से पहले हमारी बातचीत चल रही थी, इस रिकॉर्डिंग से पहले, तो आपने एक हिंट किया था कि राकेश टिकैत खुश हो ना खुश हो जैसे भी अब आंदोलन तो कंक्लूड हो ही रहा है 11 तारीख को, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने प्लान ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सरेंडर कर दिए हैं। वो कैराना जा रहे हैं एक महापंचायत करने, जहां से योगी आदित्यनाथ ने भी सॉर्ट ऑफ अपना आंदोलन, अपना जो कैंपेन है इस चुनाव के लिए वो शुरू किया था एक तरह से। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? राकेश टिकैत के किस तरह के प्लान्स होंगे? क्योंकि अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स काम बहुत ज्यादा कर नहीं पाएगी, क्योंकि आंदोलन बचा नहीं है जहां से आप अपनी ताकत एक तरह से ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल, अगर आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो उसमें ये कहा गया कि ये आंदोलन बेशक जो दिल्ली की सीमाएं हैं वहां से खत्म कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां राज्य में संगठन जाएंगे वहां पर अपने जो लोकल मसले हैं उनको उठाते रहेंगे, और राज्यों के स्तर पर, लोकल स्तर पर ये आंदोलन चलता रहेगा। इसका एक सीधा सीधा मतलब ये है, खासतौर पर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो चुनाव सिर्फ पंजाब में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, और बड़ा चुनाव है। और अगर आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें पंजाब को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी है, क्योंकि बीजेपी को लगभग पता है कि पंजाब में उनका कितना स्टेक है, पॉलिटिकल स्टेक बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से निर्णायक भूमिका निभा सकता है पूरे उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को अगर हम देखें तो। ऐसे में राकेश टिकैत एक बड़ी धुरी बन गए थे एक तरीके से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने को लेकर, और ये बात राकेश टिकैत को भी पता है कि वो जब तक सरकार के खिलाफ एक मजबूत तरीके से बोलते रहेंगे तब तक
आज की तारीख में उनकी छवि ऐसी है, आज की तारीख में वो इतने बड़े नेता इस 1 साल के आंदोलन से बन गए हैं कि उनकी बात का असर काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और यही वजह है कि रविवार को यानी परसों उनकी एक महापंचायत आयोजित की जानी है कैराना में, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। और कैराना इसलिए भी चुना गया है क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहां जाकर के अपनी रैली कर चुके हैं, वहां पर उन परिवारों से जाकर के मिल चुके हैं जो कि विस्थापित किए गए थे अखिलेश सरकार के दौरान। तो ये कोशिश की जाएगी कि फिर से जो आपको याद होगा कि जब मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को बड़ी महापंचायत आयोजित की गई थी और उस मंच से जो नारा लगाया गया था अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का, एक तरीके से वहां पर जाट मुस्लिम एकता की जो बात है वही कैराना में एक मकसद है राकेश टिकैत के जाने का भी। और इस आंदोलन के जरिए भी उन्होंने इसको कोशिश की थी रिवाइव करने की। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम जाट एक साथ आ जाता है, जो कि अखिलेश और जयंत के आने के साथ बहुत मुमकिन भी लग रहा है, तो एक बड़ा वहां से रिजल्ट नतीजे जो है वो विपक्ष के हिस्से आ सकते हैं। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा राष्ट्रीय लोकदल को महज 1 सीट मिली थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इस बार रिवाइवल के लिए पूरा इलाका पड़ा हुआ है, तो शायद राकेश टिकैत इसी मद्देनजर वहां पर जा भी रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई अच्छा रिजल्ट दे पाए विपक्ष के लिए तो उनकी भी राजनीतिक अगर महत्वाकांक्षा आगे के लिए होगी तो वो रिवाइव हो सकती है। उसके कारण कांग्रेस के अंदर लगा कि अब शायद ऐसा हो कि कांग्रेस की सरकार दोबारा आ सके, और उस दोबारा आ सकी सरकार, आती हुई सरकार के लालच में कांग्रेस के अंदर जो जिहाद था, वो आपसी विवाद था, वो बढ़ गया और उस बढ़ने के कारण कांग्रेस में टूट हो गई। कांग्रेस में टूट हुई तो इवेंचुअल नुकसान कांग्रेस का हो गया। उसमें बीजेपी को भला कोई बहुत बेनिफिट ना हो, लेकिन बीजेपी एक बात जरूर ध्यान रखेगी कि क्या कांग्रेस जो वोट खोती है क्या हम उसको खींच सकते हैं। तो एक उम्मीद की किरण बीजेपी के लिए पंजाब में थोड़ी बेहतरी की आई। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, कुणाल ने जो बात बहुत सही कही कि राकेश टिकैत ने अपने आप को पोजीशन कर लिया है। उस सब में मैं एक डेविल्स एडवोकेट का काम करूंगा। देखिए, क्या राकेश टिकैत ने कहा है कि वो जाट वोट की एकता के लिए काम करेंगे? उन्होंने ऐसा नहीं कहा। क्या उन्होंने कोई ऐसा इशारा किया है कि वो आरएलडी और सपा का आरएलडी का हिस्सा बन के या सपा का हिस्सा बन के उस गठबंधन की मदद करेंगे? उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन राकेश टिकैत रेलेवेंस बढ़ गई है उनकी, वो एक कैराना में जाकर के एक बड़ी बात करेंगे, तो वो अगर एक वोट बन रहे हैं और उनको बनने दिया जा रहा है निखिल, तो एक बात याद रखिएगा कि वहां पे अगर बीजेपी से जाट वोट छिटक रहा है तो राकेश टिकैत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा जो है कि जाट वोटों में, वो किसके लिए नुकसानदेह साबित होगी, ये पॉलिटिकल समझ रखने वाला आदमी बहुत आराम से समझ सकता है कि क्या राकेश टिकैत पॉलिटिकल डोमिनेंस लेकर के यहां से जो जा रहे हैं कि उन्होंने रिवाइव किया आंदोलन को, जाटों किसानों के लिए काम किया, वो ऐसे समय में जहां जाट वोट को लेकर के बहुत संशय है कि बीजेपी के साथ 2014, 17, 19 की तरह जाएगा, वो अगर उनके साथ नहीं खड़े हुए जो कि उनके क्लेमेंट आज बड़े बने हुए आरएलडी और सपा, तो वो कहीं ना कहीं जरूर जाट वोट को अगर कट करेंगे तो वो किसका फायदा पहुंचाएंगे, ये बात जरूर ध्यान में रखनी होगी। मैं उसमें एक बात जोड़ना चाह रहा था जो कि राहुल जी ने कही थी कि क्या राकेश टिकैत अगर एक मजबूत नेता की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें नुकसान किसका है? तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग रन में नुकसान जयंत चौधरी का है, आरएलडी का है। क्योंकि अगर एक बड़ा नेता जयंत चौधरी के पैरेलल खड़ा होता है राकेश टिकैत के रूप में, तो निश्चित तौर पर जयंत चौधरी का है। लेकिन दो तरह से हम देखते हैं, राजनीति हमेशा लॉन्ग टर्म में होती नहीं। अभी जो हम देख रहे हैं वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म राजनीति देख रहे हैं विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, और सबसे पहला जो टारगेट है वो योगी सरकार है और योगी सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो ऐसे में एक तरीके से अनकहा समझौता है आरएलडी, समाजवादी पार्टी और राकेश टिकैत के बीच में कि आप बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएं और आप चुनाव ना लड़े। और अगर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता है तो उसका फायदा जो होगा वो वैकल्पिक गठबंधन को होगा, यानी
समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को होगा। तो पहली जो चुनौती है उसमें कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि 28 जनवरी को जब रोए थे राकेश टिकैत, 29 जनवरी को जयंत चौधरी, उस समय चौधरी अजीत सिंह की मौत नहीं हुई थी, मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन जयंत चौधरी आए थे गाजीपुर बॉर्डर, और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं वो भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। तो जो टिकैत बनाम चौधरी चरण सिंह का परिवार है, ये सियासत पहले रही है, उन दोनों परिवारों में बहुत अच्छा तालमेल नहीं रहा है, इक्वेशन नहीं रहा है, लेकिन ऑफ लेट आज की तारीख में हम देखें तो एक काम करने वाला जो इक्वेशन है वो बन गया है। और पहली जो चुनौती है वो उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाना है, और अगर वहां पर कामयाबी हासिल होती है तब अगले स्टेप की तैयारी है, जो लॉन्ग टर्म हम पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कहते हैं। उसमें निश्चित तौर पर मैं मानता हूं, राहुल जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि नुकसान जयंत चौधरी का होगा, और राकेश टिकैत अगर बड़े नेता बनते हैं तो कहीं ना कहीं कुर्सी हिलेगी, तो वो चौधरी चरण सिंह के परिवार की। चलिए, दरअसल जिस मुद्दे पर हम चले आए हैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सत्र और है नेता नागरिक का, हम वहां पे भी कुछ गेस्ट से रिएक्शन देने वाले हैं। मैं एक दूसरे प्लेन पर इस चर्चा को ले जाना चाहता हूँ राहुल जी के साथ। और आप बता रहे थे खेत में हाथी उतरा था, हम नहीं पकड़ पाए थे कि वो क्या है, लेकिन अब मार तो उसको दिया गया। अब ये हाथी मर गया, सरकार के कई और हाथी उतारने के प्लान्स थे। वो माइनिंग में रिफॉर्म की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे एक पूरे रिफॉर्म एजेंडा की बात चल रही थी, डिफेंस में बहुत सारे रिफॉर्म्स है, ओबी को आखिर आपने कॉर्पोरेटाइज कर ही दिया। वो अनपॉपुलर डिसीजन था, कंटेंशियस था, लेकिन उन्होंने तय पाया, उन्होंने किया। अब ये जिस तरह से किसान आंदोलन को उन्होंने वापस लिया है, प्रेशर में आकर के या नहीं आकर के, जिस भी तरह से सरकार इसका प्रचार करना चाहती है, तो जो एक रिफॉर्मिस्ट जो इंडिया था, जो बहुत सारे रिफॉर्म्स एंटिसिपेट कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था, सरकार उसको कैसे एक्सप्लेन करेगी कि वो उनके लिए क्या करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट, या फिर जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको उन्होंने वादे किए थे कि हम बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आने वाले हैं, चाहे उसमें कितने भी दिक्कत आए, हमारे पास मैंडेट है, हम करके दिखाएंगे, चाहे जितना अनपॉपुलर हो। देखिए निखिल, एक सरकार के सामने परेशानी तो अब खड़ी हो गई है। अगर लैंड एक्विजिशन बिल को देखें और लंबे समय तक एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन को लटके रहने का मुद्दा देखें कि ये लगभग तय था कि 2018 के करीब आते आते ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और तमाम कवायद को अरुण जेटली एज फाइनेंस मिनिस्टर कर चुके थे। लेकिन फिर चुनाव को देखते हुए कि 2019 में आ जाए कि सूट बूट की सरकार है, अपने घर की ज्वेलरी बेच दी और जेवर बेच दिए, तो इसको लेकर के एयर इंडिया का मामला ठंडे बस्ते में चला गया, और अब आया किसान एग्रीकल्चर का रिफॉर्म। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखिए कि इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के मामले में सरकार को एक सेटबैक लगा है, और ये हो रहा है कि सरकार के लिए ये इस तरह के रिफॉर्म करने मुश्किल है, जबकि उसके मुकाबले जो उसके आइडियोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं उनमें बीजेपी किसी भी तरह का बैकफुट नहीं दिखाती है। यानी अगर 370 पे कुछ करना था या सीएए पे करना था, वो कर दिया, तमाम लाख प्रोटेस्ट हो गई, लेकिन उस पे बीजेपी पीछे नहीं गई। तो ये एक लाइन धीरे धीरे ड्रॉ हो रही है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकली एम्ड या आइडियोलॉजिकली एम्ड रिफॉर्म जो होते हैं उस पे बीजेपी अडिग रहती है। उसको लेकर के निखिल एक बड़ी अजीब चीज है कि वो इस कारण से नरेंद्र मोदी की जो इमेज है ना, देखिए इस देश में रिफॉर्मिस्ट की इमेज जो ऐसे आदमी की थी जो पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करता था, मनमोहन सिंह। तो क्या है कि आप यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म तब कर सकते हैं जब आपका पॉलिटिकल कोई बैगेज ही ना हो, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं और आपका कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक बैगेज ना हो तो शायद आपको फर्क नहीं पड़ता। ये इस देश में वोटर्स थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर ऐसे आइडियोलॉजिकल सीएए 370 इन सब पे आप लगे रहें, अड़े रहें, तो आपकी छवि बनती है कि साहब ये बड़ा पक्का आदमी है। दूसरा, अगर आप इकोनॉमिक मुद्दे पे पीछे हट जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा ये नहीं होता कि साहब ये बहुत डरपोक है। ये जो एक धारणा बनना होता है कि डरपोक है वाला, जो आपके लिए पॉलिटिकल डैमेज का, वो अभी दिख नहीं रहा। हालांकि मैं ये कहूंगा कि लॉन्ग रन में आगे इकोनॉमिक रिफॉर्म करना इस सरकार के लिए, क्योंकि आपने जो नाम लिए माइनिंग वगैरह में जो रिफॉर्म होने, आप देखिए लेबर लॉस का क्या हुआ है। लेबर लॉस कई समय, काफी लंबे समय से ठंडे बस्ते में चले गए हैं और उनको लेकर के कोई कवायद सरकार की तरफ से नहीं हुई। जो हो रहे हैं रिफॉर्म्स,
वो बहुत पीसमील टाइप हो रहे हैं, यानी कि दो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी का प्राइवेटाइजेशन, ये बहुत छोटी सतही रिफॉर्म्स हैं, लार्ज ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म नहीं है। और इसका हिंदुस्तान में इलेक्टोरल उतना नुकसान ना हो, लेकिन ग्लोबली जो है उसका नुकसान होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज जरूर देखी जाती है कि आप ग्राउंड पे किस तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म ला रहे हैं, आपके देश की जो ग्रेडिंग होती है उन सब पे फर्क पड़ता है, और उसका डायरेक्ट फर्क हिंदुस्तान पे पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, जनता उससे उतनी जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि रिफॉर्म पे इस सरकार की जो एपिटाइट होती है, एक भूख होती है कि जिसको कि मेरे को ये करना है, उस भूख में कहीं ना कहीं इस वाकये के बाद थोड़ी कमी जरूर आएगी, क्योंकि सरकार ने देख लिया है कि दूसरी बार कि किसी बड़े वर्ग को लेकर के अगर रिफॉर्म किए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि नेता की पॉपुलैरिटी या पार्टी की पॉपुलैरिटी करस्पॉन्डिंगली बगावत को शांत कर देगी या नाराजगी के स्वर नहीं उठने देगी। ये परेशानी का सबब रिफॉर्म को लेकर के इस देश में पहले भी था, और मेरे को लगता है वो थोड़ा एग्रेवेट हो जाएगा। क्या राहुल जी, आप इसमें जैसे दो उदाहरण जो बड़े पॉपुलर थे, दोनों किसानों से रिलेटेड थे, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का हो, चाहे वो 3 कृषि कानून अब जो वापस होने हो उनका हो। क्या आप इसमें सीए को भी जोड़ेंगे? जब हम कहते हैं कि बड़े वर्ग से संबंधित अगर आप कोई रिफॉर्म या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेते हैं और फिर उसे डिफेंड नहीं कर पाते हैं, तो सरकार को दोबारा सोच, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूल्स नोटिफाई नहीं हो रहे हैं, आप पार्लियामेंट कवर कर ही रहे हैं, तीसरा एक्सटेंशन सरकार अभी, और वो एग्जॉस्ट हो जाएगा अभी जनवरी में ही। नहीं, मैं उसको ये नहीं कहूंगा। देखिए, उस रिफॉर्म को वापस रूल्स लागू ना करना और किसी रिफॉर्म पे पीछे हट जाने में थोड़े तीनों फर्क है। देखिए, सरकारें जो बीजेपी ने किया और सरकारें करती हैं, वो एक टेम्पलेट बना करके रख दिया है, वो एक सीए का टेम्पलेट चिपका दिया है दीवार पे, और उसको देख करके लोग उस पर पत्थर फेंकते रहते हैं। और ओवैसी साहब को नाराजगी है, रोज कांग्रेस के नेता बोलते हैं, एक माइनॉरिटी में उसको लेकर के थोड़ा सा उद्वेलन, हालांकि हिंदुस्तान के मुसलमानों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उसको लेकर के एक अंदर चर्निंग है, और वो चर्निंग जो है बीजेपी उस पर कैपिटलाइज करती है। क्या है कि उसका जो रिवर्स पोलराइजेशन होता है, जो रिवर्स होता है, वो सोशल ग्रासरूट लेवल पे होता है, उसको बीजेपी बुरा नहीं मानती है। तो काम मामला ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, तमाम जगह से बहुत सारे हिंदू भागे हुए आ रहे हैं। आज कुछ अफगानिस्तान से कुछ लोगों को जो कि परेशानी में थे, भारतीय मूल के थे, उनको आज दोपहर में एक हवाई जहाज लेकर के उतरा है। और अभी हाल फिलहाल में मैंने एक स्टोरी करी थी, एक खबर करी थी कि कितने लोग भारत से बाहर से जो भारत मूल के थे वो आकर के उन्होंने सिटीजनशिप ली। तो अगर इंडिया टुडे के वेबसाइट पे कोई जानना देखना चाहे तो वो देख सकता है। हम उसका लिंक आपको मिल जाएगा दर्शकों को, उसका डिस्क्रिप्शन में। बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं, तो कोई बहुत ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि आइडियोलॉजी बैक्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होते हैं, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, उन पे बीजेपी बैक ट्रैक नहीं करती। उनको लेकर के दमखम दिखा करके दीवार पे ठोक करके अडिग रहती है कि साहब ये रहेंगे। 370 पे अगर आप देखें तो क्लासिक केस है कि उस पे चल रहा है। अब उसकी जगह अगर मैं कहूं कि लेबर रिफॉर्म्स की जो बात थी वो ठंडे बस्ते में अगर किसी मंत्री से पूछता भी हूं तो उस बारे में कोई बात बोली नहीं जाती, उसके बारे में कोई एश्योरेंस नहीं होता कि साहब इसको हम अब कर देंगे, इस तरह की भी बात नहीं होती। मैंने देखा है कि वो जो राहुल गांधी का सूट बूट की सरकार का कमेंट था लैंड एक्विजिशन बिल के बाद में, वो एक टर्निंग पॉइंट बना है। कहीं ना कहीं सरकार अपनी छवि को लेकर के ऐसी हुई है कि एक लिमिट तक अगर उसको कहीं दिखता है कि उसके बाद उसकी प्रो पुअर इमेज खराब हो जाएगी या एंटी पुअर इमेज हो जाएगी, तो वो उस पर वो बैक ट्रैक कर जाती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इलेक्टोरल पॉलिटिकल अपना जीवन देखती है और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म का बेनिफिट नहीं देखती। यानी अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, अगर इकोनॉमिक्स में जो करते हैं, तो वो देखती है कि इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ जाएगी इसके बेनिफिट के मुकाबले। यानी बेनिफिट जो इससे होगा हमें, पॉलिटिकल बेनिफिट या इकोनॉमिक बेनिफिट, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और उस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है बड़े, जिसमें बड़े वर्ग इन्वॉल्व हैं, जैसे किसान है, मजदूर हैं, उसको लेकर के सरकार के पास मेरे को लगता नहीं कि अभी कोई एपिटाइट है रिफॉर्म की।
ठीक है, इस सत्र का आखिरी सवाल है, एक ही सवाल है, लेकिन उसके 2 अलग-अलग पहलुओं को हम चाहेंगे कि पैनल में हमारे दोनों मेहमान रिएक्ट करें। शुरुआत हम कुणाल जी आपके साथ करना चाहते हैं। आपने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट अब कवर कर लिए हैं और बहुत दिनों बाद हम एक ऐसा आंदोलन देखते हैं जिसमें मास का समर्थन है, जो आंदोलन अपना वजूद दर्ज करने के लिए दिल्ली तक आने को तैयार है, वो यहाँ पे धरना देते हैं, सारी चीज़ें झेलते हैं। इससे पहले मास के नाम पे अब ये मास एक्शन के नाम पे हमने सिर्फ जातीय स्वाभिमान के आंदोलन रह गए थे, चाहे मराठा मार्च महाराष्ट्र में निकल जाए या गुर्जर आरक्षण के लिए एजिटेशन राजस्थान में हो जाए या जाट आरक्षण के लिए हरियाणा में हो जाए। तो जातीय स्वाभिमान को छोड़ करके इतनी ग्रास रूट से उठ करके आदमी कोई इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं था कि वो माइट ऑफ इंडियन स्टेट के खिलाफ खड़ा हो। बहुत दिनों बाद हमने देखा कि एक डेमोक्रेटिक डिमांड जो हो सकती है किसी भी डेमोक्रेसी में या एक पॉलिटिकल डिमांड हो सकती है जो किसी भी डेमोक्रेसी में, उसको बनाने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया गया। उस कैनवस पे आप इस आंदोलन के हासिल को कैसे देख रहे हैं? और राहुल जी से हम चाहते हैं कि वो इसी आंदोलन के उस पक्ष को बताएं जो उन्होंने अपने करियर में सरकार को 50 आंदोलनों को डील करते हुए देखा है, उसमें सरकार के लिए इसमें क्या सबक रहे अब जब धरना फाइनली खत्म हो रहा है दिल्ली की सीमाओं से? इसमें तो ये देखना पड़ेगा कि कोई भी आंदोलन 1 साल तक चलना ये अपने आप में एक बड़ा हासिल है। इसको इतना लंबा चलाना, अगर हम उस समय सीमा ही देखें तो वो बड़ी बात है। दूसरी बात है कि आप किसको इकट्ठा कर रहे हैं। आप एक एग्रेरियन कम्युनिटी को कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी एक बात तो बहुत ज्यादा होती है किसानों की, लेकिन कभी भी वो इकट्ठा वोट बैंक नहीं बन पाया। और अलग अलग उसकी वजह क्या है कि अलग अलग राज्यों में जो किसान हैं उनके मुद्दे अलग अलग हैं, उनका एक मसला नहीं है। जैसे पंजाब हरियाणा के किसानों का अलग है, आप बस यमुना पार कर जाइए, उत्तर प्रदेश आ जाइए, वहां पर बिल्कुल अलग मसले हो जाते हैं। इसी तरीके से जो अलग राज्य हैं, दक्षिणी राज्य हैं, वहां के किसानों की समस्याएं अलग है। लेकिन एक तरीके से इस आंदोलन ने ये माहौल किया कि सरकार किसानों के खिलाफ है, और वो चाहे कहीं का भी किसान हो, चाहे तमिलनाडु का किसान हो या फिर वो उत्तराखंड हिमाचल का ही किसान क्यों ना हो, उन सबके खिलाफ सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून को लेकर के लड़ाई लड़ी गई। अब इसका सबब यही है कि आगे आने वाले समय में पहली बार 2014 से लेकर 2021 में कभी सरकार घुटने पर नजर आई है। तो इसका एक आगे यही टेम्पलेट बन अगर जाता है तो कई सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, खासतौर पर जो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, खासतौर पर जो लेबर रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे राहुल जी, इसमें हम अगर देखते हैं कि कई सारे जो पॉलिटिकली बैक्ड यूनियंस हैं, जो खासतौर पर लेफ्ट के हैं, कांग्रेस के भी हैं, अगर इस तरीके का कोई रिफॉर्म लाया जाता है तो उनको ये पता है क्या कि हमें आंदोलन कैसे आगे ले जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो ये एक बड़ा टेम्पलेट दे दिया है किसान आंदोलन ने आगे आने वाले आंदोलनों को लेकर के। तो निश्चित तौर पर इससे कुछ हासिल हुआ नहीं हुआ इस पर बहस की जा सकती है, क्या वाकई फायदा होगा नहीं होगा किसानों को। लेकिन एक तो बात कि किसान आंदोलन भी यहाँ खत्म नहीं होगा, आगे भी जो किसानी के मुद्दे हैं उनको लेकर के बार बार आप देखिएगा, तब दिल्ली में ज्यादा जो किसान ऑर्गेनाइजेशन है वो रुख करेंगे दिल्ली का। अब उसमें इस तरीके से आंदोलन की जैसे कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन आते रहेंगे। तो यही हालत लगभग अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के होगी, और जब भी सरकार कुछ उनके खिलाफ या उनको लगेगा क्या कि हमारे अनुकूल नहीं है, तो इस तरीके से आंदोलन अब लगातार एक समय सीमा पर मुझे लगता है कि खड़े होने की का वक्त आ गया है, और होते रहेंगे ऐसा फ्यूचर। निखिल देखिए, एजिटेशंस जो हैं उनकी एक जो कुणाल ने बात कही वो बिल्कुल सही कही, लेकिन आपको मैं एजिटेशंस बहुत देख चुका हूं। यानी मंडल एजिटेशन मैंने 1990 में देखा, एंटी मंडल मूवमेंट देखा, और वो आकर के मैंने अभी एक किसानों का आंदोलन देखा है। तो ये करीब 30-31 साल का लंबा एजिटेशंस का सफर है। उसमें मैंने एक डायनेमिक्स, एक चीज जो मुझे दिखती है कि हम किसी एक प्रोटेस्टिंग वर्क को अगर देखते हैं, उसके अंदर वेरियस बहुत अलग अलग क्लासेस अगर हों तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अगर वो क्लास का हो तो उसकी सस्टेनेंस में प्रॉब्लम है। मजदूरों के एजिटेशन जो है वो फेल हो जाते हैं, साहब वो बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास उस सस्टेनेंस का, पैसे का, अपनी रोजी रोटी को रोज छोड़ करके बैठने का वो दम नहीं होता। एक किसी इलाके में छोटे किसान कपास के हों और वो मार्जिनल फार्मर हो, उनके एजिटेशन फेल हो जाते हैं। लेकिन जब कोई एक ब्रॉड बेस्ड एजिटेशन होता है
जिसे अगर मैं कहूं जैसे असम मूवमेंट था 1979-85, फैंटास्टिक एजिटेशन, यानी उस एजिटेशन में असम के मुद्दे को लेकर के अमीर गरीब सब लोग जुड़े और उसके अंदर सस्टेनेंस का दम और पैसा दोनों था। उसके बाद अगर आप देखिए तो एंटी करप्शन प्रोटेस्ट जो हुआ है अभी, जिसको कुणाल ने बहुत बढ़िया तरह से पहले भी कवर किया था, उसमें वर्ग जुड़े और उससे यानी सोचिए एक पॉलिटिकल पार्टी निकल आई। उसके बाद आप देखिए प्रो जल्लीकट्टू प्रोटेस्ट जो हुए, जो प्रो जल्लीकट्टू प्रोटेस्ट थे उसके अंदर लोग हर तरह के जुड़े थे, हर क्लास के जुड़े थे, उसमें पैसा था, सस्टेनेंस पावर थी, इमोशनल अपील थी, वो जीत गया। निर्भया का प्रोटेस्ट जो था, निर्भया के प्रोटेस्ट में समाज के हर वर्ग के लोग जुड़े, उसमें मैं जाति वगैरह नहीं, मैं उसमें ये कहूंगा कि ये आप बात माने या लोग उसको रोमांटिसाइज करें, पैसा बहुत बड़ी चीज है साहब। अगर आपके एजिटेटर्स को खिलाने के लिए रोटी नहीं है तो अच्छे से अच्छा एजिटेशन को सरकार क्रश कर सकती है। इस एजिटेशन की खूबसूरती ये थी फार्म लॉज के खिलाफ हुए कि उसके अंदर हमेशा हमने देखा कि साहब एक प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा टेम्पलेट क्या होता है कि इट इज द हैव्स वर्सेस द हैव नॉट्स। जो हैव नॉट है वो विरोध कर रहा है हैव्स के खिलाफ। इस पूरे एजिटेशन की खूबसूरती ये थी कि सरकार कह रही थी कि इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया हैव्स ने, जबकि ये हमारा बिल जो है वो हैव नॉट्स के फेवर में था। तो ये पूरी इक्वेशन उल्टी हुई थी। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज हुई कि अगर आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ और इकोनॉमिकली नॉट सो वेल ऑफ को देखें, वो भी मिल गए। जो ट्रेडर होते हैं, जो कि एक तरह से सोशली उनको प्रॉब्लम होती है कि उनको एक अनटचेबल माना जाता है कि वो एक्सप्लॉइटेटिव होते हैं, वो भी मिल गए। तो आप देखिए एक पूरा स्पेक्ट्रम बना। और इसीलिए फार्मर जो है वो एक बहुत टेढ़ी खीर है। फार्मर एक बहुत होमोजेनियस एंटिटी नहीं है कि गरीब का गरीब है। फार्मर जो है उसके अंदर पैसे वाले फार्मर भी है, मिडिलमैन भी है, कई रिच फार्मर मिडिलमैन भी है, कुछ जमीन दे करके किसी और से काम करवाते हैं, और बहुत एक छोटे टुकड़े जमीन पे बहुत सारे लेबरर जुड़े हुए हैं जो कि जमीन जाति देख के अपने मालिक की उनके साथ एजिटेशन करने को भी तैयार हो जाते हैं। अगर वो अकेले होते लेबरर प्रोटेस्ट में तो वो कभी नहीं जीत पाते। लेकिन इस प्रोटेस्ट में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है कि वो अपने आप को सस्टेन कर जाता है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि हिस्टोरिकली अगर देख लीजिए, जहां भी ऐसा हुआ है कि समाज उस किसी एजुटेशन में अलग अलग इकोनॉमिक वर्ग जुड़ गए हैं कि वो सस्टेनेंस दे दें उसे, वो एजुटेशन जो है वो इस देश में या मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में वो सक्सीड कर जाता है। और यही नतीजा सबक है शायद सरकार के लिए कि उसकी जो लेजिस्लेटिव कैपेबिलिटी है साहब, उस लेजिस्लेटिव कैपेबिलिटी में स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन एंड फीडबैक एंड इनकॉर्पोरेशन बहुत जरूरी है साहब। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जितने छोटे भी छोटा वर्ग है, आपने सोचा कि पूरे देश में है, पंजाब में होगा तो हम क्या करेंगे, सबको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन वो जो एक वैल्यू है उस एलिमेंट को सरकारों को पुनर्विचार करना पड़ेगा कि लेजिस्लेशन बनाने से पहले किस वर्ग को हम छोड़ रहे हैं, उसकी किसी एजिटेशन को चलाने की क्षमता क्या है, वो भी अब सरकार को देखना पड़ेगा। शायद ये न्यू एज लेसन है सरकारों के लिए। ऑन दैट नोट, नेता नगरी के इस सत्र को विराम देने का वक्त आ गया है। हमारे पास एक और सत्र है अपने दर्शकों के लिए। हम खास शुक्रिया करना चाहते हैं कुणाल जी आपका। आप सफर में थे, आप कहीं बीच में रुक करके हमारे साथ शरीक हुए हैं बातचीत में। और आज जो कम से कम मुझे तो पहली बार पता चली कि राहुल जी हर नेता नगरी में एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो हमारे लिए निकालते हैं, वो रिपोर्टर हैं, उनकी तमाम दूसरी जिम्मेदारियों के साथ में तो वो बाहर होते हैं अपने घर के, वो नेता नगरी के लिए घर जाते हैं, रेडी होते हैं, शूट रिकॉर्ड करते हैं हमारे साथ, उसके बाद वापस अभी ये जाएंगे रिकॉर्डिंग के बाद। तो दोनों का शुक्रिया। मैं आपको निखिल एक बात बताना चाहूंगा, कुणाल साहब को बधाई दे दीजिए, इनकी शादी की सालगिरह थी, ये बहुत फंसे हुए थे, व्यस्त थे, और ये सिर्फ 2 दिन का समय निकाल के आए हैं। उसके बीच में इन्होंने टाइम निकाला है, तो शायद हमारी सैक्रिफाइस से इनकी सैक्रिफाइस बहुत बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी और निखिल दोनों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेता नगरी के सत्र में बात होगी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनाव कैंपेन की, कैसे उसके टोन्स ओवरटोन्स वक्त के साथ बदलते जा रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं, पार्टीज किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को ना सिर्फ एग्जीक्यूट कर रही हैं, उनमें चेंजेस भी लाती जा रही हैं विद टाइम। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, हम क्या कराएंगे, दर्शक खुद जान रहे हैं चेहरे से, हिमांशु मिश्रा, एडिटर इंडिया टुडे, और आप कवर करते हैं बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं हिमांशु जी की ही दोस्त और कलीग, डिप्टी एडिटर इंडिया टुडे में ही सुप्रिया भारद्वाज। आप कांग्रेस कवर करती हैं, तो आज हमारे पास में बिल्कुल ऐसा लेफ्ट और राइट वाला पैनल बन गया है और भी मेहमान हमसे इस चर्चा में जुड़ते रहेंगे। जब जुड़ेंगे तब हमसे आपका तारुफ कराएंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हिमांशु जी, सिंस आपके पास में बीजेपी की तरफ से आने वाली लीड्स और खबरें और बहुत सारी खबरों के बीच की खबरें भी होती हैं, हम आपसे शुरू करना चाहते हैं एक चीज जिसको टिप्पणी की शक्ल में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपना कैंपेन का जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज किया है। पहले ऐसा लग रहा था कि सरकार जो अभी पावर में है भाजपा, वो बहुत ज्यादा वजन देना नहीं चाहती है समाजवादी पार्टी के वजूद या उसके उठाव को इस चुनाव से पहले, और उनका ज्यादा जोर था विपक्ष के तौर पे। वो एक कांग्रेस को विपक्ष कहा करते थे और उसको एड्रेस करते थे और उसको लेकर के जो चीजें कहनी होती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले आप 2-3 रैलियां अगर देखें प्रधानमंत्री मोदी की होगी, उसमें सीएम योगी की होगी, जिसके अंदर सीधे समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के भी वार है, लाल टोपी लाल निशान रेड अलर्ट, इस तरह की बातें हो रही हैं। कौन सा विचार भाजपा में फिलहाल चल रहा है जिसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये एक शिफ्ट हम देख रहे हैं? क्या आप इस रीडिंग से एग्री कर रहे हैं और यदि हाँ तो क्यों? देखिए, एक चीज जरूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक ये कह सकते हैं ये कैंपेन शुरू हो है और हम इस कैंपेन की शुरुआत अगर माने तो जेवर एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन से मान सकते हैं। वहां पर भी उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर निखिल लगातार हमले बोले थे, लेकिन उस पिच पे नहीं बोले थे जिस पिच पे प्रधानमंत्री बैटिंग किया करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया, समा बंधता गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गोरखपुर में कहा उसका बड़ा क्लियर कट था कि लाल टोपी नो एंट्री। मतलब उन्होंने अपने भाषण से साफ कर दिया कि हमारी लड़ाई ना बीएसपी से है ना कांग्रेस से है, हमारी लड़ाई अगर उत्तर प्रदेश में है तो वो किसी एक पार्टी के साथ है, वो है समाजवादी पार्टी। और उसका कारण भी है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर अटैक करने का कारण एक है, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव की जो यात्रा है, विजय यात्रा, उसमें लगातार भीड़ दिख रही है, मोबिलाइज है उनका कार्यकर्ता, वो एक बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। और दूसरी तरफ बीएसपी की तरफ से चुनावी कैंपेन को उठाया नहीं जा रहा है, तो इसीलिए कमान अब बीजेपी को लगता है कि जो वोट काट सकते थे समाजवादी पार्टी के, चाहे वो मुस्लिम वोटर्स हो या इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट जिसे हम कहते हैं ईसीबी, वो बीएसपी उसमें सेंध लगा सकती थी और बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग सही ट्रैक पे जाते हुए 2017 का रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन एक कह सकते हैं कि मजबूत और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना सकती थी। लेकिन अब बीजेपी का अटैक समाजवादी पार्टी पे इसलिए है क्योंकि लगातार अखिलेश यादव के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो बीएसपी कांग्रेस को छोड़कर आ रहे हैं या अन्य छोटे छोटे पार्टियों से है, कुछ लोग बीजेपी से भी गए। तो ये एक बीजेपी के लिए चिंता का सबब है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से ये कहे कि प्रचार की कमान संभालते हुए और सीधा मेन टारगेट पे अखिलेश यादव को रखा है। सुप्रिया जी, मैं आपके पास में आना चाहता हूँ। पहले तो आपका स्वागत है रन केस खास होकर नेता नगरी में, और जो सवाल हम आपके लिए रखना चाहते हैं वो ये है कि क्या कांग्रेस भी इस चीज को अब फील कर रही है, जिस तरफ हमारा पहला सवाल भी था, हिमांशु जी उसके बारे में बता भी चुके हैं कि एक शिफ्ट है। जैसे पहले हम ये देख रहे थे कि और इस तरह की बात चल रही थी कि बीजेपी भी और जो यूपी के अंदर सत्ता है, सरकार है, वो भी इस बात को लेकर ज्यादा कंफर्टेबल है कि मीडिया और उसका फोकस अगर प्रियंका गांधी पे बना रहे तो वो उनके हितों को ज्यादा सूट करेगा। लखीमपुर खीरी उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिएक्शन के हिसाब से आप देखें जिस तरह प्रियंका गांधी को रोका गया, और चाहे वो मीडिया अटेंशन हो। और ये मान के चला जा रहा था कि ये चीजें चलती रहेंगी अपनी गति से, कांग्रेस का कैंपेन बहुत ज्यादा आगे जाकर के मैच्योर होगा नहीं, वो एक नॉन सीरियस प्लेयर हैं और इसी बहाने जो सपा वाला जो एंगल है उसको लाइमलाइट से बाहर रखा जाएगा। क्या कांग्रेस के अंदर जो आपकी लोगों से बात होती है पार्टी में, उनकी स्ट्रैटेजी को लेकर के, वो भी इसी तरह से इन चीजों को देख रहे थे क्या?
देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस एक सीरियस प्लेयर है, क्योंकि राजनीति में किसी चीज को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात जो कहनी पड़ेगी वो ये है कि यूपी में उनके लिए बहुत कठिन है डगर पनघट की। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, उनका संगठन नहीं है, उसी के ऊपर पूरा ध्यान अगर आप देखें, जब से प्रियंका गांधी ने कमान संभाली है उत्तर प्रदेश की, वो कंटिन्यूअसली ये है कि जमीन पे किस तरह से एक नेटवर्क को बिछाया जाए, एक बज क्रिएट की जाए। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। अगर आप जैसे मायावती हैं, बीएसपी है, वहां पे अगर आप देखते हैं तो वहां सिचुएशन ऐसी बन गई है निखिल की, अभी जो सबसे ज्यादा जिसकी सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ है वो है बीएसपी की। रीजन बीइंग कि आज का जो युवा है, जो लोग हैं, वो अपने नेताओं को सड़कों पे लड़ते हुए उनके लिए और उनके बीच में देखना चाहते हैं। सो इसीलिए अगर आप देखें, कांग्रेस ने अपना पूरा कैंपेन बड़ा स्मार्टली क्राफ्ट किया है। वो लोकल इश्यूज जो है, छोटे छोटे जैसे लोकल इश्यूज हैं, चाहे इलाहाबाद में किसी एक फैमिली का मर्डर हुआ तो उस पे प्रियंका गांधी गई, या चाहे कोई और छोटे छोटे इलाकों, छोटे छोटे एरियाज में चीजें हो रही हैं, उसमें जा रही हैं, मंदिर विजिट कर रही हैं। तो उन्होंने अपना कैंपेन बहुत एक स्मार्ट वे से प्लान आउट कर रखा है, क्योंकि उनका जो इस समय फोकस है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि 10 से 15% का वोट शिफ्ट उनकी तरफ हो जाए, ताकि उनको एक अच्छा लॉन्च पैड मिल जाए 2024 के लिए। कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि इस समय, जैसे मैंने कहा, बहुत कठिन है डगर पनघट की, लेकिन जो 2024 है उसमें अगर उनको बहुत ज्यादा सीटें लेनी है तो उसके लिए अभी से ही तैयारी उनको करनी पड़ेगी। सुप्रिया जी, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हुए जो आप कांग्रेस के कैंपेन को लेकर के बता रही थी, हम ये देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हुए दिख तो रही हैं कम से कम। एक चीज बात चल रही थी कि प्रियंका सेना कहा जाएगा एक डेडिकेटेड कार्डर, जिसकी आपने बात की, उन्होंने अभी अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो नए बदलाव इंट्रोड्यूस कर रही हैं प्रियंका गांधी, अपनी एक तरह से पर्सनालिटी को एक्सरसाइज कर रही हैं, पार्टी जिस तरह से स्टेट में काम करती है उसको लेकर के ट्रैक्शन कितना है, जो ग्राउंड रूट का कार्यकर्ता है वो इन चीजों को कैसे देखता है, उसके लिए ये एक मतलब कि अच्छा ठीक है ये साहब भी नए आ गए, ये अपनी तैनाती में क्या क्या करते हैं, उस तरह का है, या फिर वो वाकई मोटिवेटेड फील करते हैं? नहीं, वाकई काफी मोटिवेटेड फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, प्रियंका गांधी का एक तुरंत का कनेक्ट है आम लोगों के साथ भी। जैसे पुलिस ने जब उनको डिटेन किया था तो हमने देखा कि जिन महिला पुलिसकर्मियों ने उनको डिटेन किया था, उन्हीं के साथ सेल्फीज खींच के वो वीडियोज और फोटोग्राफ्स आनी शुरू हो गई थी, जिसमें लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन जो है उसका शुरुआत के अगले दिन ही ये जो है दृश्य हमने देखे थे, जब वो लखनऊ से चली थी आगे टूर के लिए अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। आज वो गोवा में है और वो जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन है उसको उत्तर प्रदेश से आज बाहर निकाल कर गोवा में भी कहीं ना कहीं लॉन्च कर दिया गया है। वहां पर भी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस है। तो जो प्रियंका गांधी कर रही हैं वो उत्तर प्रदेश में उसकी शुरुआत जरूर है, लेकिन ये धीरे धीरे करके इसको हम पूरे पैन इंडिया में देखेंगे। जहां तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सवाल है, उनके लिए वो प्रियंका दीदी हैं। आप अगर जाएंगे तो वो कहा जाए ना कि प्रियंका गांधी के लिए उनको एक आशा दिख रही है कि एक नेता है जो दिल्ली से यहाँ पर आके है और डायरेक्टली उनसे बात जो है हाईकमांड से कांग्रेस पार्टी की डायरेक्टली बात की जा सकती है। रात के 12-12 1-1 बजे तक मीटिंग करते थे। एक कल्चर वहां पर भी चेंज हुआ है यूपी में कांग्रेस पार्टी के अंदर के बहुत सारे जो बड़े नेता हैं अब उनको भी जमीन पे उतरना पड़ रहा है। अच्छा, मैं वैसे पूछने ही वाला था कि जो कांग्रेस का जो मीडियम रंग ऑफ लीडर्स है वो इसको कैसे देखता है। और मैं हिमांशु जी आपके पास भी वापस आऊंगा, क्योंकि जब सुप्रिया जी अपनी बात कह रहे थे आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मैं उस मुस्कान के मैं तो मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि सुप्रिया कह रही थी कि पंघट की डगर जो है थोड़ी मुझे थोड़ी नहीं, बहुत बहुत कठिन है डगर पनघट की। हाँ कठिन है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पनघट की डगर जो है बहुत कमजोर हो गई है, उस पर पकड़ पाना मुश्किल हो गया है। नहीं, उसे पकड़ पाने के लिए ही वहां पर प्रियंका गांधी गई है हिमांशु, इसीलिए वो धीरे धीरे सबको काम करे, खुद भी भाग रही है और नेताओं को भी भगा रही है। हम इस एक्सचेंज पे लौटेंगे और हम सुनना भी चाहते हैं आप दोनों के बीच की जो बात होगी। हमारे साथ दो नए मेहमान जुड़ गए, हम उनको इंट्रोड्यूस करा देना चाहते हैं। पहले वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल, लंबे समय तक आप टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े रहे हैं, उत्तर प्रदेश को एक्सटेंसिवली आपने कवर किया, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेता नगरी में। दूसरे मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए हैं वो है मसूदुल हसन साहब, आप हिंदुस्तान टाइम्स से लंबे समय तक के जुड़े रहे हैं, आपने भी यूपी कवर किया, ब्यूरो चीफ रहे हैं, शुक्रिया आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। रतन जी, हम आपके पास पहले आना चाहते हैं, अभी तक की जो बातचीत हो गई है मैं उसके बारे में आपको एक ब्रीफ
ये दे ही देता हूँ। हम हिमांशु जी से हमने पूछा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने किस तरह से अपने कैंपेन का और जो दशा है और दिशा है उसमें एक माइनर शिफ्ट हमने देखा है। वो फ्रॉम अटैकिंग कांग्रेस वो आ गए हैं अब अटैकिंग सपा वहां तक के। और उसके बाद फिर हमने सुप्रिया जी से पूछा कि कांग्रेस इन सारी चीजों को कैसे देख रही है। हम सपा वाली चीज पे वापस आते हुए आपसे पूछना चाहते हैं कि एक तेजस्वी फिनोमेना की बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी की जो साझा रैलियां हो रही हैं उसमें हमको सैलाब दिखता है, बहुत बड़ा समंदर होता है टोपियों का, हरी और लाल। और ये हम तेजस्वी की रैलियों में भी देखते थे, लेकिन उसका इलेक्टोरल रिजल्ट उस तरह का आया नहीं। बिहार के फैक्टर्स अलग थे, तेजस्वी ने दूसरी वजहों से भी सफर किया, फॉर एग्जाम्पल AIMIM या फिर दूसरी पार्टी जो और वहां पे फील कर रही थी। उत्तर प्रदेश का मामला थोड़ा अलग है, लेकिन उससे तुलना तो हो ही रही। क्या आप भी इसे ऐसे ही देख रहे हैं कि हम जो भीड़ देख रहे हैं उसका सीधा कन्वर्जन टू वोट्स हो जाएगा, ये कहने में अभी जल्दबाजी होगी, या फिर ये एक फिनोमेना है जो रफ्तार पकड़ते पकड़ते चुनाव प्रभावित करने तक चला जाएगा? पिछले इतने सालों से कई इलेक्शंस देखने के बाद और वहां पे जाके लोगों से बात करने के बाद ये तो मैंने देखा है, और मैं समझता हूँ मेरे जैसे तमाम सारे मीडिया पर्सन्स ने भी देखा होगा कि लगभग हर महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं की रैली में भीड़ तो आती ही है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की रैली में भी उतनी भीड़ आ रही है जितनी बीजेपी के रैलीज में आ रही है। अभी किसान मोर्चा की रैली होगी तो उसमें भी भीड़ आती है। और तो और मैं समझता हूं कि पिछले दिनों प्रियंका ने जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर और प्रतिज्ञा यात्रा वगैरह वहां भी भीड़ उमड़ती थी। तो मैं समझता हूँ ऐसा कहना सेफ होगा कि इस तरह की रैली में जो लोग आते हैं वो आमतौर पे उन नेताओं को देखने आते हैं जो महत्वपूर्ण है, बड़े नाम है, लोकप्रिय भी हैं, और लोगों की एक इनहेरेंट क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा हमारे इलाके में प्रियंका आई हैं, हमारे इलाके में मुलायम, मैं माफी चाहता हूँ, अखिलेश आए हैं या जयंत चौधरी आए हैं, तो उनको देखना है। और उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बातें उस रैली में कही जाती हैं उनके आधार पे कोई तुरंत ये निर्णय नहीं लेता कि हमें अब इन्हीं को वोट दें। और ऐसे निर्णय आमतौर पे वापस जाने के बाद लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, राह चलते बातें होती हैं कि हाँ वो आए थे, ये बोल के गए, इकट्ठा करके गए, फिर वो निर्णय लिया जाता है। तो नंबर 1, इस तरह की भीड़ को इस बात का इंडिकेटर मैं नहीं मानता कि पूरा जनसमूह उनके साथ है, क्योंकि वही जनसमूह, वही चेहरे नहीं लेकिन उतना ही बड़ा जनसमूह कुछ दिनों के बाद बीजेपी के रैली में भी दिखेगा, ये आप मान के चलिए। और उतना ही बड़ा जनसमूह या उससे छोटा बड़ा कांग्रेस की रैली में दिखेगा। और अभी जब बहुजन समाज पार्टी की ओर से मायावती की रैली जब भी होगी तो उसमें भी जनसमूह तो जुटेगा ही। तो जनसमूह का जुटना मैं समझता हूँ वोटर्स की चॉइस का इंडिकेशन नहीं है। हाँ, लोगों की क्यूरियोसिटी का और उनको अपने नेताओं को करीब से देखने का इंडिकेशन जरूर है, जो कि हमारे चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। लोग अपने नेता को देखना चाहते हैं कि ये दिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे है, तो इसको यहीं तक देखते हैं। ठीक है, इसी रैली के एक पक्ष पर हम जो रैलियां हो रही है, माफ कीजिएगा, हसन साहब आपसे बात करना चाहते हैं। हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि ये कहा जा रहा है आरएलडी और जयंत चौधरी के बारे में कि ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है और उसके कई सारे कारण हैं। वेस्टर्न यूपी में जिस तरह से किसान आंदोलन का जितना प्रभाव रहता है, एक जो चार्ट डिसइल्यूजनमेंट था उसको एक स्वर देने की बात है, और वहां से मतलब वो पौधे में दोबारा जान आई है, जो बारिश हुई है हल्की हल्की, और फिर जाकर के वो समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और उन्होंने अपना तय पाया है कि वो साथ में इलेक्शन लड़ेंगे, दोनों का उसमें फायदा है। समाजवादी पार्टी इस डील को किस तरह से देखती है? क्या ये उस सूरत में भी एक गठबंधन बना रहेगा अगर कोई बहुत अच्छा रिजल्ट इन दोनों पार्टियों के पास में नहीं आता है? मतलब इस दोस्ती की उम्र कितनी होगी और ये कितना सोच करके ये गठबंधन किया गया है, या फिर जिस तरह से उठाव आरएलडी का शॉर्ट टर्म कहा जा रहा है, इस दोस्ती की वजह भी शॉर्ट टर्म है? देखिए, ये अलग अलग पॉलिटिकल परसेप्शंस हैं कि ये आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का कब तक जुड़ाव रहेगा, क्योंकि अगर आप पिछले 2 इलेक्शंस में देखें तो 17 में भी आरएलडी इन्हीं के साथ थी, समाजवादी पार्टी के साथ में, और 19 में भी इन्हीं के साथ रही है।
2 इलेक्शन समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ मिल करके ही वेस्ट यूपी में लड़ा है। आरएलडी के साथ वेस्ट यूपी में लड़ने से समाजवादी पार्टी अपने को फायदे में समझती है और आरएलडी अपने को फायदे में समझती है। उसकी वजह साफ नजर आती है कि अगर आरएलडी के पास अगर जाट सपोर्ट है, जाट वोट है, तो समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम सपोर्ट है। मुस्लिम्स आरएलडी के साथ तभी जुड़ते हैं जब उनको समाजवादी पार्टी उस ग्रुप में नजर आती है, वरना मुस्लिम्स में किसी न किसी तरह का स्केप्टिसिज्म जो है वो नजर आता है और वो उतना ज्यादा जुड़ाव नजर नहीं आता है। पिछले 3 इलेक्शंस में अगर आप देखें तो हालात जो थे वेस्ट यूपी के बहुत खराब हो चुके थे। 2013 के इलेक्शंस के बाद 2013 के दंगों के बाद, मुजफ्फरनगर शामली के दंगों के बाद जो हालात बने और जिस तरीके वहां पर जाट, गुजर्स, एक सेक्शन ऑफ दलित और दूसरी सब कास्ट जो थी वो एकजुट होकर के और मुसलमान एक कोने में खड़े हो गए जाकर के। उसके बाद 14 का इलेक्शंस आए, उसमें बीजेपी स्वीप की। 17 के इलेक्शंस में भी बीजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस रही और 19 के इलेक्शंस में भी रही। इन तीनों इलेक्शंस में अगर आप देखें तो मुसलमान एक तरफ एक कोने में पड़ा रहा और ये जाट, गुजर्स और दूसरी कम्युनिटीज जो थी वो एक साथ खड़ी रही। लेकिन फार्मर्स का जो 1 साल से जो एजिटेशन चल रहा था उसका सबसे बड़ी जो एक अचीवमेंट, उनका जो फार्म लॉज विड्रॉ हो गए या उनकी और जो मांगे मानी जा रही हैं, उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट वहां पर नजर आया पॉलिटिकल, वो ये था कि जो डिसइंचेंटमेंट जाट और मुस्लिम्स के बीच में पिछले 7-8 सालों से पैदा हो गया था, वो कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें भी बहुत ज्यादा केयरफुली इस चीज को वहां पर रखा गया कि मुसलमान जो थे वो खुल करके फार्मर्स के एजिटेशन में सामने नहीं आए। अदरवाइज हो सकता था कि उसके असरात या उसको किसी दूसरे पहलू से पेश कर दिया जाता। मुसलमानों ने फार्मर्स के एजिटेशन में पूरा साथ दिया, लेकिन पीछे से रहे वो। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए और इस फीलिंग को महसूस करते हुए कि हाँ, ये अब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए हैं, अखिलेश ने बेहतर समझा कि आरएलडी को साथ में ले लिया जाए और के साथ में इलेक्शन लड़ा जाए, क्योंकि अकेले मुस्लिम्स वेस्ट यूपी में इलेक्शन नहीं जिता सकते, अकेले जाट वेस्ट यूपी में इलेक्शन नहीं जिता सकते। ये फैलेसी है कहना कि जाट अकेले वहां पर बहुत पावरफुल है। देखिए, ये अगर आप इसकी इतिहास में अगर आप जाएं तो चौधरी चरण सिंह से लेकर के अजीत सिंह और उसके आगे तक जो है, जो मजगर का जो एक कॉन्सेप्ट पैदा किया गया था, अजगर के बाद मजगर का जो चौधरी साहब ने कॉन्सेप्ट पैदा किया था, वो था यही कि मुसलमानों के दूसरी कम्युनिटीज के साथ में जोड़ कर एक पावरफुल अलायंस बना लिया गया था। वो अलायंस बीच में टूटा, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ कम्युनिटीज दूसरी पार्टीज में चली गई। अब उस अलायंस का कुछ हिस्सा जो है दोबारा आरएलडी और समाजवादी पार्टी की शक्ल में नजर आ रहा है। अब इस बात को अभी बहुत जल्दी है डिसाइड करना कि ये कितने दिन चलेगा, जबकि कुछ खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि जाट कम्युनिटी के अंदर एक सेक्शन जरूर है जो अभी भी अखिलेश जैन चौधरी को बीजेपी के साथ जानने में ज्यादा बेहतर समझता है। लेकिन उसमें जैन चौधरी अपना नुकसान देख रहे हैं कि अगर हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो जाट तो हमारे साथ हो सकता है चला जाए, लेकिन मुसलमान नहीं जाएगा, मुसलमान फिर वापस होकर के समाजवादी पार्टी में चला जाएगा। तो अच्छा, दूसरा एक चीज और है कि जहां तक आरएलडी, अभी आपने जिस तरीके कहा कि काफी सफर किए थे, तो आरएलडी भी देख रही है कि अगर ये 2 कम्युनिटीज एक साथ खड़ी हो जाएंगी तो जो पिछले 3 इलेक्शन का जो ड्राउट है आरएलडी के लिए, जो सूखा पड़ गया उनकी पार्टी में, इलेक्टोरल ड्राउट जिसे कहते हैं, वो जो उनके पार्टी में 3 इलेक्शन से पड़ गया है, वो गालबन इस अलायंस के साथ में अगर ईमानदारी के साथ में जाट और मुस्लिम एक साथ खड़े हो जाएंगे तो सीटों का फायदा नजर आ रहा है। तो अभी तो नजर आ रहा है कि रहेंगे। अब आगे चल करके 24 में क्या पोजीशन बनेगी और उसके बाद क्या होगा, ये तो अभी इट्स टू अर्ली टू से जी। और उस सूखे के संदर्भ में हमने कहा था कि ये जो वापस एक रिवाइवल है वो एक शॉर्ट टर्म वजहों से आया हुआ है। एनीवेज, अगला सवाल हमारा हिमांशु जी आपके लिए है, लेकिन हम चाहते हैं कि तनमंगलाल जी भी उस पर रिएक्ट करें।
जिस चीज की तरफ हसन साहब इशारा कर रहे थे कि अभी सोशल कोहेजन चाहे आने में समय हो, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी ये गाइड कर रही है अब कि मुस्लिम और जाट साथ में आके लड़ें, और उसका एक नतीजा है कि सपा और आरएलडी साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं, साथ में रैलियां कर रहे हैं, कैंडिडेट्स उतारेंगे और वो वोट मांगने चले जाएंगे। इसको कितना वजन बीजेपी देती है, और क्या ये बात जो टिप्पणीकार कहते हैं कि इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए भाजपा ने अपने कैंपेन का काफी फोकस ईस्ट की तरफ शिफ्ट किया है उत्तर प्रदेश में ही। आपकी बात होती रहती है पार्टी में लीडर से भी, जो कैंपेन चलाते हैं उनसे भी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कन्वीनियंस का मसला है कि हम ईस्ट करते हुए वेस्ट वापस आएंगे जब इलेक्शंस पास आएंगे, वैसा है, या फिर वाकई बीजेपी को ऐसा लगता है कि ईस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कुछ एक डेंट उनको वेस्ट में लग गया है? देखिए, वेस्ट ईस्ट में तो बीजेपी के लिए बहुत सी चीजें उनके पॉजिटिव में है। ईस्ट में देखिए, अवध क्षेत्र में देखिए, कानपुर क्षेत्र, वो उनके लिए ऑलमोस्ट ठीक है। अगर कहीं कुछ चीजें बिगड़ी हैं तो वो वेस्ट में है। किसान आंदोलन एक बड़ी वजह है, ब्रज में है, रोहिलखंड है। मैं एक चीज कहूँ, उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, बीजेपी ने के 3 बड़े नेता हैं जो अलग अलग 6 क्षेत्रों में बीजेपी ने यूपी को बांटा है, 2-2 क्षेत्र हर नेता को, जिसमें राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है और अमित शाह है। अमित शाह पश्चिम क्षेत्र को देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि जाट पॉलिटिक्स के लिए अमित शाह पिछले बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। लंबे समय इसलिए क्योंकि 2014 से पहले से वो इस क्षेत्र पे लगे हुए हैं लगातार। और जब मेरी एक बार बात हुई थी 2014 के लिए, तो उन्होंने कहा जाट रिजर्वेशन को लेके बड़ी लड़ाई थी और कि कैसे जाटों को वो करना है। तो 2014 में उन्होंने बताया था कि जब जाट नेता उनसे मिलने आए कि भाई हमारी कौन सुनेगा, हमारी टिकटें कौन होंगी, कौन जाट होगा, तो हुकुम सिंह जो किराना से विधायक थे पहले और फिर सांसद भी रहे, और उन्होंने मीडिएशन का काम किया था, जबकि वो जो है गुर्जर समाज के नेता थे जहां तक मुझे जानकारी है। तो अमित शाह ने कहा था भाई 6 सीटें ले लो आप, तो जाट कह रहे थे 7 सीट चाहिए। तो एक सीट उन्होंने कहा अच्छा आधा जाट हो जाए। तो हेमा मालिनी को जो सीट मिली थी मथुरा की, वो आधी जाट के नाम पे मिली। तो अमित शाह इस चीज को जानते हैं कि आंदोलन खत्म हो गया है, किसान अपने घर जाने का ऐलान कर चुके हैं, अब उनके पास टाइम है। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में अमित शाह लगातार आपको वेस्ट यूपी में दिखेंगे। आप देखिए, वो अभी जो है मुजफ्फरनगर गए थे, वहां एक विश्वविद्यालय के प्रोग्राम में थे, और लगातार अब आपको अमित शाह जो है वेस्टर्न यूपी में काम करते हुए दिखेंगे और छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करेंगे। जाट एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन वहां पर और भी छोटी छोटी जातियां हैं, सैनी हैं, गुजर हैं, ये जो चीजें हैं इनको वो बुनने का काम करेंगे। बिजनौर में थोड़े से राजपूत हैं, उनको जोड़कर वो चाहेंगे कि अगर जाट कहीं थोड़ा सा नुकसान हुआ है, जो उनको पिछली बार ये कह सकते हैं कि 70% मिला था और इस बार उनको उम्मीद है कि 40 मिले, तो वो जो 30% का लॉस है उसको वो दूसरी जातियों से ईसीबी, जो मैंने आपको कहा, अदर बैकवर्ड कास्ट को लाकर पूरा करने की कोशिश करेंगे। और वो जरूर चाहेंगे कि दलित वोट्स के अंदर भी मायावती के वोट्स में डेंट मारा जाए। और यही जो है शायद अखिलेश यादव और आरएलडी जो जयंत चौधरी का अलायंस है, उसमें थोड़ा सा नुकसान जो हो दिख रहा है, वो अमित शाह इसी चीज को करना चाहेंगे कि किसी तरीके से वेस्टर्न यूपी में वो तेजी से रफू कर ले। क्योंकि अमित शाह को ये लगता है कि अभी चादर पूरी फटी नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि पूरी फटी चादर का रफू नहीं होता, थोड़े बहुत कपड़े को तो रफू हो लेता है। तो वो रफू करने में कोशिश करेंगे कि नुकसान कम से कम, क्योंकि चुनाव की जो शुरुआत होगी ना, वो 5, 6, 7 फेज जो जितने भी चुनाव होंगे, उसकी शुरुआत वेस्टर्न से पहले होती है। और अगर माहौल हवा खराब हो गई पहले ही फेज से, तो नुकसान होता है। और वो कदापि नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का कोई नुकसान हो। जाट अगर थोड़ा सा नाराज भी है तो अदर कास्ट को लाके उस नुकसान की भरपाई करना। इसी सवाल पर हम आपके रिएक्शन चाहते हैं। पूर्वांचल में जो भी फोकस है बीजेपी का, वो काफी अग्रेसिवली वहां पे टूर कर रहे हैं, सीएम भी, पीएम भी, होम मिनिस्टर भी वहां पे रैली होंगी। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि
उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी ने सरकार बनाने के बाद से, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए, तो वो चूंकि खुद भी गोरखपुर के लिए एक जाना पहचाना चेहरा थे और उनका प्रभाव बीजेपी से पहले हिंदू युवा वाहिनी की वजह से पूरे क्षेत्र में था, तो उनका फोकस शुरू से ही पूर्वांचल की तरफ रहा है। और इस बात को उन्होंने तमाम सारे मौकों पे कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल पिछड़ा हुआ था तो हमारा पूरा फोकस उधर रहेगा। तो उन्होंने एक तरीके से आप कहिए तो एक एजेंडा के तहत, एक रणनीति के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश के, मैं समझता हूं कि करीब 10 जिले तो ऐसे हैं ही जहां पे करीब 80 से थोड़ी ज़्यादा सीटें हो सकती हैं जिन पे फोकस किया हुआ है। और पिछले दिनों हम सब ने देखा कि किस तरह से इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राएं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5-6 बार हो चुकी हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। और सारा फोकस ये है कि वहाँ के लोगों को कैसे इतना एक्टिविटीज से और इतने विजुअल से सैचुरेट कर दिया जाए कि उनको उसके अलावा कोई नजर ही ना आए। और वो धीरे धीरे हो भी रहा है। गोरखपुर, बनारस और अयोध्या और अब फिर से वाराणसी में कुछ होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक, जैसा आपने भी इंडिकेट किया था शुरू में, कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल में अपना एक, जिसको कहते हैं अपना गढ़ बना लेना, उनके हित में इसलिए होगा क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा देखा गया कि किसान आंदोलन की वजह से, आरएलडी की वजह से, देहातों के कुछ डिसइल्यूजनमेंट की वजह से बीजेपी की उतनी पकड़ मजबूत नहीं रह गई है। तो मैं समझता हूं कि जैसा अभी कहा गया कि 3 नेताओं को बीजेपी के लिए पूरे प्रदेश को हैंडल करने के लिए बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई है, उसमें अमित शाह का पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना और राजनाथ सिंह और नड्डा का सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी में जाना, ये बीजेपी की अपनी एक स्ट्रेटेजी की तरफ इशारा करता है कि वो जहाँ पे एग्रेशन चाहिए वहाँ पे अमित शाह, और जहाँ पे हमें अपने एक इलाके को रोक के रखना है उसके लिए राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ के एमपी हैं, और उधर योगी की वजह से गोरखपुर वेल अंडर कंट्रोल माना जाता है बीजेपी के लिए, तो वहाँ पे बाकी लोगों को लगाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी के लिए एक, जिसको कहना चाहिए कि पूरे इलाके को एक रेकी करके और वहाँ पे पहले देख के कि कहाँ पे क्या चाहिए, कितने लेवल के लोगों की जरूरत है, कितनी डेप्थ हमें चाहिए, कितना एरिया कवर करना है, और यही इलेक्शन की प्लानिंग और इलेक्शन का मैनेजमेंट जो कि बीजेपी ने का हमने 2014 में देखा था, जब सबसे पहली बार लोकसभा इलेक्शन में बड़ी जीत मिली थी। इस बार कुछ वैसी ही झलक मुझे दिख रही है, क्योंकि 14 के बाद की जीत में 17 और 19 की जो नतीजे आए थे, उसमें बीजेपी ने इतने बड़े व्यापक स्तर पर अपनी कैंपेनिंग नहीं की थी, जिसकी शुरुआत इस बार पहले से हो चुकी है। क्योंकि ये बीजेपी के लिए पहला मौका होगा कि वो यहाँ पर एक अपनी पूरे फुल मेजॉरिटी की सरकार को दोबारा डिपेंड कर रहे हैं। जी सुप्रिया जी, मैं आपके पास में आना चाहता हूँ। अभी हिमांशु जी और अतनुलाल जी जिस तरह से बता रहे थे, वो आपको स्कोप और डेप्थ बताता है कि कितना विचार गया है बीजेपी के कैंपेन को क्राफ्ट करने में, और उसके एग्जीक्यूशन के लिए वो लोग मतलब कितनी सबक लेते लेते उसको इवॉल्व करते जा रहे हैं अपने कैंपेन को। क्या कांग्रेस ने भी इस तरह से इतने इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में अपने कैंपेन को, मैं बातों के से इतर जो हो रहा है उस पर आपकी स्पष्टता चाहता हूँ। दूसरा, कांग्रेस के जो कोर प्रॉमिसेस हैं और जो वो एक नया कॉन्वर्सेशन छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं महिला अधिकारों का, वो उसके इंटेंट पर तो कोई भी व्यक्ति सवाल नहीं उठा सकता है। वो एक यूनानिमसली अच्छी ही चीज है, चाहे वो रिजर्वेशन का मसला हो कैंडिडेचर में या नौकरी में। लेकिन इन चीजों को लेके पॉलिटिकल ट्रैक्शन हमने देखा है हिस्ट्री में बहुत ज्यादा, कभी हमने देखा नहीं कि कभी ऐसी चीजों पर चुनाव लड़के जीता गया हो। तो इस नतीजे पे कांग्रेस कैसे पहुंची, वन। और दूसरा, एक जो महिला वोटर को लेकर के अलग अलग टिप्पणीकार अलग अलग तरह से अपनी बात रखते हैं उसमें, जैसे ममता बनर्जी जैसे लीडर्स लड़ते हैं तो अचानक वेस्ट बंगाल में कहा जाता है कि नहीं महिला वोटर निर्णायक है। नीतीश कुमार शराबबंदी करा देते हैं बिहार में, तो उसको जोड़ लिया जाता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस में उनको मदद मिलेगी तो उनको महिला वोटर का। लेकिन कभी हम बहुत ज्यादा एक ऐसा चंग की तरह नहीं जानते कि महिलाओं पुरुषों से अलग जाकर के किसी एक राजनीतिक पार्टी को या व्यक्ति को वोट दें और उसका एक सिग्निफिकेंट इलेक्टोरल रिजल्ट हमको मिल जाए। तो इन सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस के अंदर कैसी बातचीत है?
जहां तक कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का सवाल है, इस बार कांग्रेस ने भी बहुत माइक्रो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी को अपनाया है। जैसे बीजेपी ने अपने दिग्गजों को उतारा है, उसी तरीके से भूपेश बघेल को, उसके साथ साथ अशोक गहलोत, कमलनाथ और अब चरणजीत सिंह चन्नी, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, इन सबको भी कांग्रेस पार्टी चुनाव के कैंपेन के अंदर यूपी में उतारेगी और बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करके चलेंगे। जैसे जाटों की हम बात करें तो वहां पे भूपेंद्र हुडा को काफी ज्यादा तरीके से कहा जा रहा है कि वहां पर वो लोग जाके कैंपेन करेंगे, उनका काफी स्ट्रांग होल्ड है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने इस बार, जो पहले मैं और हिमांशु बात कर रहे थे कि उनको पता है कि जो अभी तक डगर थी वो जोर भी हो चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने काफी ज्यादा बूथ मैनेजमेंट के ऊपर भी जो है काम किया। ये कांग्रेस पार्टी के इंटरनली अंदर खाने से जो सूत्र है वो हमारे हम अगर थोड़ा सा पहले जाते हैं और समाज एक भाजपा के अलावा जो दूसरी पार्टी जिसके पास में एक कार्डर है और संख्या है ऐसे कार्यकर्ताओं के जो मैदान पर उतर सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, ये निर्विवाद है। लेकिन ये जब से इलेक्शन कैंपेन में हीट चढ़ी है और रैलियां वैलियां शुरू हुई हैं, उससे पहले एक एब्सेंस की शिकायत की जा रही थी, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो उसके बाद कई और मुद्दे हो, लेकिन कोई जी जिसको कहते हैं एक वाइट पास समाजवादी पार्टी ने दे दिया एक तरह से। उस एब्सेंस को अंडू करने के लिए समाजवादी पार्टी ने किस तरह की स्ट्रेटजीज पर काम किया है, बात आपकी होती रहती होगी आई एम श्योर। तो आगे का प्लान क्या है, वो कैसे उस खाली जगह को भरेंगे जिस एब्सेंस की शिकायत थी? देखिए, जो शिकायत है, जो बीजेपी की तरफ से बार बार ये शिकायत आ रही है कि आप कोविड में कहाँ थे, ये एक आम मैं बाकी भी चीजों की बात कर रहा हूँ, कोविड तो एक मतलब वहां से शुरू बात। बाकी देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, उनकी प्रिपरेशन पिछले 1 साल से अंदर खाने में चल रही थी। ये पार्टी जो है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बीजेपी जिस तरीके से धीरे धीरे काम कर रही थी, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी इलेक्टोरल प्रिपरेशन अंदर खाने में कर रहे थे। और जो अंदाज बीजेपी का पिछले 3 इलेक्शंस में उन्होंने देखा था कास्ट स्ट्रेटजीज का, उस कास्ट स्ट्रेटजी पर समाजवादी पार्टी भी बहुत क्वाइटली काम कर रही थी। अगर हम यूपी की सियासत को और से देखें तो मैं, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि कास्ट पॉलिटिक्स के जो जन्मदाता हैं वो मुलायम सिंह जी हैं और लालू जी हैं। कास्ट पॉलिटिक्स की शुरुआती इन्हीं लोगों ने की। मंडल के बाद जिस तरीके से इन लोगों ने करना शुरू किया, तो मुलायम सिंह जो हैं वो मास्टर हैं इस चीज़ में, और बहुत क्वाइटली इस पार्टी में काम हो रहा था अंदर ही अंदर। और कार्डर को ये मैसेज दिया जा रहा था कि किस तरीके से आप कमिटीज बना करके, मायावती की स्टाइल में थोड़ा सा काम किया इन लोगों ने। मायावती के यहाँ पर भाईचारा कमिटीज कास्ट बेस बनती हैं, उसी बेस पर अर्ली 2021 में इन लोगों ने काम शुरू कर दिया था। अब उसकी पब्लिसिटी नहीं हो पा रही थी फॉर वेरियस रीजन, नहीं करना चाह रहे थे। और दूसरा ये कि पैंडेमिक का जो सेकंड फेज आया था, उसकी वजह से भी कुछ हालात रुक गए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी जो थी वो काम में जुटी हुई थी फील्ड के ऊपर। अब जब ये पैंडेमिक का सेकंड फेज बहुत तेज बढ़ा है, तो एकदम से सारे काम रुक गए थे। जुलाई में जब हम लोग जब ये देखना शुरू किया कि अब ये क्या हालात बन रहे हैं, तो जुलाई में ऐसा लगा कि जैसे कि समाजवादी पार्टी जो है वो इट्स लैगिंग बिहाइंड। लेकिन सडनली अगस्त से जो है समाजवादी पार्टी एकदम से मैदान में आ गई। और वो जो अब बात कही जा रही है कि 1-to-1 हो रहा है या बाइपोलर हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये बहुत वेल प्लान तरीके से समाजवादी पार्टी ने इसको आगे बढ़ाया है। और इस चीज़ में आगे बढ़ाने में जो भी सफलता नजर आ रही है, वो सिर्फ इस वजह से है कि जितनी स्पीड से समाजवादी पार्टी ने अपने कैंपेन को आगे बढ़ाया है, उतनी स्पीड से बीएसपी ने अपने कैंपेन को आगे नहीं बढ़ाया। बीएसपी अभी भी अपना कैंपेन को रोक के रखे हुए है। क्यों रोक के रखे हुए? कैडर की प्रॉब्लम है, वहाँ डिजर्शन बहुत हो रहा है। वहाँ 19 एमएलए थे, 19 में से 3 एमएलए सिर्फ बचे, बाकी सब पार्टी छोड़ करके चले गए। कास्ट के भी बड़े बड़े नेता उनके चले गए। तो बहरहाल बहुत से रीजंस हैं। और ये सारे के सारे अगर आप देखें तो मेजॉरिटी जो है ये सब समिट करके सब समाजवादी पार्टी में आई है।
तो कहने का मतलब ये है कि पार्टी अंदर खाने में काम कर रही थी, तभी तो ये डिजर्शन हो रहा था और लोग इधर की तरफ वापस आ रहे थे। 6 एमएलए एक साथ आ गए, उसके बाद 2 एमएलए आए, उसके बाद उनका लेजिस्लेचर पार्टी का जो हेड है उसने अभी ज्वाइन नहीं किया है, गुड्डू जमाली ने, लेकिन वो ज्वाइन कर लेगा। अब उसके बाद अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा समाजवादी बीएसपी के जो बहुत बड़े एक मतलब जो ब्राह्मण लीडर जो मानी जाती थी बीएसपी के अंदर, नंबर 2 पर मिश्रा जी के बाद जो है, एससी मिश्रा जी के बाद जो है ब्रह्म शंकर तिवारी को ईस्ट यूपी में ब्रह्म शंकर तिवारी की फैमिली जो है वो, उनका लड़का विनय जो है वो एमएलए था बीएसपी का, जिसको अभी 3 दिन पहले उन्होंने मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। दैट एंटायर फैमिली इज कमिंग टू समाजवादी पार्टी, दे मे ज्वाइन एनी टाइम। तो ये काम अंदर खाने में वो लोग कर रहे थे कि किस कास्ट के आदमी को कब लाना है, कैसे लाना है, किस तरीके से लाना है। अंडर करंट, मैं कह रहा हूँ अंडर करंट, अंडरटोन, इस तरह के शब्दों की ज्यादा चर्चा है समाजवादी पार्टी में। देखिए अंडर करंट क्या है, ये तो सभी अंडर करंट तो अभी अगर आप किसी कांग्रेस के नेता से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि अंडर करंट तो हमारे लिए है, या बीजेपी। लेकिन मैं जो यहाँ देख रहा हूँ, देखिए अभी भी सिनेरियो जो बहुत क्लियर है, बीजेपी इज नंबर 1 पार्टी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बीजेपी इज अभी भी फार अहेड। अगर आप इफ यू ट्रस्ट, इफ यू बिलीव इन सम सॉर्ट ऑफ वोटर सर्वे जो अभी लेटेस्ट आया है 4 दिसंबर या 3 दिसंबर को, उसमें भी अगर आप सी वोटर जो आया आप उसमें बिलीव करते हैं तो आप उसको देखें तो 1% का गैप चल रहा है। लेकिन अगर आप उस चीज को गौर तो 41% बीजेपी ने परसेंटेज वोट, सीट उन्होंने नहीं, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट 41% दिया है और इनको 30% दिया है। लेकिन जो भी वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी बढ़ रहा है, that is the cost of BSP, that is not the cost of BJP, because BJP जो 2017 39.60% वोट लेकर के आई थी, तो आज की तारीख में बीजेपी 41% वोट पर सी वोटर के हिसाब से खड़ी हुई है। अब वो सीट में कितना कन्वर्ट होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वोट परसेंटेज बढ़ा लिया एज द सी वोटर, और नजर भी आ रहा है कि वोट परसेंटेज अखिलेश का बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी पार्टी नंबर 1 अगर कहा जाएगा तो अभी भी बीजेपी फार अहेड है, 7-8% का गैप भी है, और उस गैप को अखिलेश कितना भर पाएंगे ये देखने वाली बात है। और दूसरा ये कि जहां तक आप जैसे अंडर करंट की बात कर रहे हैं, तो अंडर करंट में देखिए वोटर बहुत साइलेंट है इस वक्त। अगर आप पूछे जा करके तो ठीक से जवाब भी नहीं देंगे। हो सकता है समाजवादी पार्टी का वोटर हो और आपको कह दे कि मैं बीजेपी में डालूंगा, और बीजेपी का वोटर है समाजवादी पार्टी में डालूंगा। इस तरीके के मिसलीडिंग सवाल जवाब भी हो सामने नजर आ रहे हैं। तो बस सिर्फ एक ही चीज है कि पिछले जो हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से स्टेटमेंट दे करके गए यहाँ पर, लाल टोपी वाला जो बड़ा पॉपुलर हुआ, उससे समाजवादी पार्टी के कैंपेन को बूस्ट बहुत मिल गया। और पार्टी जो चीज कही जा रही थी कि ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो जाएगा या बाइपोलर, ये मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होगा, सडनली इस उसके बाद जो है मोदी जी के इस कमेंट के बाद जो है, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स बाइपोलर कंटेस्ट। ठीक है, सुप्रिया जी से उनका जवाब ले लेते हैं। सुप्रिया जी कनेक्शन में मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ। मैंने नहीं, मुझे याद है सवाल आपका, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी बिफोर आई स्टार्ट। जो हसन साहब ने भी कहा, वोटर बहुत साइलेंट है, और इस बार की हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, वही कैंपेन की अगर हम बात करें तो हर बीएसपी का कैंपेन क्या अभी तक पता नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो है एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ सामने चल रहे हैं। ये नहीं है कि वो सब कुछ एक साथ डिश आउट कर रहे हैं, वो एक स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज कर रहे हैं। और इस बार का जो निखिल मैं देख रही हूँ, कांग्रेस हो चाहे बाकी अन्य पार्टियां हो, बहुत माइक्रो मैनेजमेंट पे काम किया जा रहा है। स्पेशली कांग्रेस का अगर देखा जाए तो जैसे बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं को लेके आ रही है, उनकी जिम्मेदारी लगा रही है, इसी तरह कांग्रेस ने भी अपने दिग्गज नेताओं की पर्टिकुलर एरियाज में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। जैसे अगर मध्य प्रदेश से लगता है बुंदेलखंड का इलाका है तो कमलनाथ आ जाएंगे, थोड़ा इलाका राजस्थान से मथुरा वगैरह का लगता है, वहां पे राजस्थान के नेता जाएंगे।
चरणजीत चन्नी जो कि पहले दलित मुख्यमंत्री हैं देश के, उनको भी यहाँ पर लाके उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी कैंपेन करवाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है, जो अभी बाकी अन्य प्रवक्ता भी कह रहे थे, हसन साहब भी कहते, जो डिजर्शंस हो रहे हैं वो बीएसपी की तरफ से हो रहे हैं। कांग्रेस में भी बहुत सारे बीएसपी के वो नेता आ रहे हैं जो सेकंड लीग के लीडर्स हैं, जो आके ज्वाइन कर रहे हैं। उनको उनका बेस ऑलरेडी है, लेकिन उनको पता है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा शायद बीएसपी में, सो वो कांग्रेस में आ रहे हैं। कांग्रेस का जो कैंपेन है वो 3 बड़े इंटरेस्टिंग चीजें उन्होंने करी है। उन्होंने कास्ट हटा के एक तो क्लास कर दिया, उन्होंने किसानों का और महिलाओं का मुद्दा उठा लिया है कि हम किसानों पे और महिलाओं पे जाएंगे, क्योंकि सभी कास्ट का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिलीजन अक्रॉस कास्ट लेके आ जाएंगे। सो वो एक बड़ा गैम्बल खेल रहे हैं। तीसरा जो है मुद्दा, जो अभी वो आने वाले दिनों में हमको लगता है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी और कैंपेन पूरा रोल आउट करेंगे। जो हमारी बातचीत हो रही है वो है दलितों के इश्यू के ऊपर, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि मायावती का वोटर और कार्डर दोनों उनसे छिटक रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी में जाए या बीजेपी में जाए, तो इवन कांग्रेस अपना स्टेक वहां पर रखेगी। इसी के चलते आप देख रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी को जो है यूपी में कैंपेन करने के लिए लाया जाएगा, ये हमारे सूत्रों ने हमारे को बताया। इसके साथ साथ एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो मुझे लग रहा है वो ये है कि अभी तक जो महिलाओं का इशू था, जो मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी चली है, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का इशू जो है, जो कैंपेन प्रियंका गांधी ने लॉन्च किया था, वो यूपी तक नहीं सीमित रहेगा। जैसे भी हम थोड़ी देर पहले बात करते हो गोवा गई है, गोवा में भी जितने उनके सारे प्रोग्राम है वो सारे महिला ओरिएंटेड ही हैं। वहां पे वो उनके साथ खाना खाते, सेल्फी खिंचवाते, लोक नृत्य करते हुए नजर आ रही। तो कांग्रेस जो है उसका जो यूपी में एक्सपेरिमेंट वो कर रही है, बूथ लेवल पे उन्होंने काफी काम किया है 1.5-2 साल से, काफी शांतिपूर्वक ढंग से। वो अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि लेट द रिजल्ट टॉक, एक्शन जो है वो ज्यादा स्पीक करता है मोर देन स्टेटमेंट्स। तो उस चीज को लेकर, रणनीति को लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। लेकिन मेरा अभी भी कहना जो है वो ये है कि एज फार एज द की टू इलेक्शंस इज कंसर्न, वो वोटर्स के पास है। और वोटर्स बहुत स्मार्ट है, बहुत शांत है, और वोटर ने बहुत कुछ देखा है, चाहे कोविड का टाइम हो, चाहे जो अभी नौकरी बेरोजगारी का मुद्दा हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा इलेक्शंस में, नॉट जस्ट उत्तर प्रदेश बट अक्रॉस कंट्री। देखिए, मैं इसमें एक थोड़ा सा जोड़ दूं। यूपी का इलेक्शन, हमारे सामने हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, आरएमएल जी। ये हमारे एडिटर थे हिंदुस्तान टाइम्स में, तो मैं इनको अपना गुरुजी कहता हूँ। मैं इन्हें बहरहाल, तो ये भी बेहतर समझते हैं। यूपी में इलेक्शन जो है वो डेवलपमेंट पे नहीं होता है। अगर डेवलपमेंट पे होता तो अखिलेश दोबारा जीत करके आ जाते और भी दूसरी पार्टियां आ जाती। इस वक्त अगर डेवलपमेंट की बात कही जाए तो एक्सप्रेस वेज भी बन रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि पिछले जुलाई, मैंने अभी कुछ आंकड़े निकाले थे, पिछले जुलाई से लेकर के और 18 दिसंबर तक, मतलब 2-4 दिन और आगे तक का मैंने आंकड़े जोड़े हैं। उसमें मोदी जी ने जुलाई से लेकर के 18 दिसंबर तक 130 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट यूपी में लेकर के आए हैं। अगर डेवलपमेंट एजेंडा होता तो ये 130 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो यूपी में आए हैं, उसमें एक्सप्रेस वेज भी हैं, उसमें एम्स भी हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज भी है, उसमें मेट्रो भी है, सो मेनी थिंग्स। उसमें आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, गंगा एक्सप्रेसवे भी लॉन्च होने जा रहा है 18 तारीख। तो ये सारी चीजें जो है, ये सब इलेक्शन जिता देती। यूपी में मंडल के बाद जो उसकी तारीख बताती है इलेक्शन की, जो उसकी हिस्ट्री बता रही है कि मंडल 90 में मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद डेवलपमेंटल इश्यूज सिर्फ नैरेटिव में होते हैं यूपी के इलेक्शंस में, और बाकी जो होता है वहां पर कास्ट और कम्युनल होता है। यूपी का इलेक्शन आज की तारीख में पूरी तरीके से कास्ट और कम्युनल इलेक्शन है। जो जितना ज्यादा कास्ट स्ट्रेटजी अपनी अच्छी बना लेगा और जो जितना कमंडल पे काम कर लेगा, इलेक्शन उसी का होगा। बाकी जहां तक सुप्रिया जी कह रही हैं कांग्रेस के बारे में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी बेइंतहा मेहनत कर रही हैं। उन्होंने 2 साल हो गए, 2019 में जब यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए आई थी, तब जब उन्होंने इलेक्शन लड़ाया तब से लेकर के अभी तक वो बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ नजर आती है वो उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लेकर के है, जो
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या उससे लोअर लेवल पर धराशायी हो चुका है। अब प्रियंका गांधी ऑर्गेनाइजेशनल अब स्टेट लेवल पे तो खड़ा कर सकती हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो वहीं के लोगों को उसको देखना पड़ेगा, उसको खड़ा करना पड़ेगा। कार्डर का माइग्रेशन हो चुका है। और जिस तरीके से देखिए कांग्रेस ने भी जो है कास्ट बेस्ड ही पॉलिटिक्स यूपी में की थी। जब वो 50 साल तक हुकूमत उन्होंने की है तो उनके पास ब्राह्मण, दलित और मुसलमान लार्जली हुआ करता था, ओबीसी वगैरह थोड़े बहुत उनको मिल जाया करते थे, लेकिन मेन चंक जो था उनका दलित, मुस्लिम्स एंड ब्राह्मण्स का हुआ करता था। आज की तारीख में कांग्रेस के पास ये तीनों कार्डर नहीं है, तीनों कहीं ना कहीं चले गए हैं। तो अब कांग्रेस के पास कोर वोट नहीं है। अब कांग्रेस जो है चारों तरफ हाथ पैर मार करके उसको वोट बटोरना है। उसी में प्रियंका ने जो एक नया चीज, प्रियंका गांधी जी जो एक नई चीज लेकर के आई है, दैट इज वुमेन सेंट्रिक पॉलिटिक्स, कि अगर 50% को टारगेट किया जाए तो हो सकता है कि इसका कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि कुछ कांग्रेस को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए इसको लेकर के। थैंक यू। ठीक है, आज हिमांशु जी आप इंटरवीन करना चाह रहे थे, मैं देख रहा था तो हसन साहब की बात पे भी, और वो बात है मतलब लगभग उनकी बात का क्रक्स यही था कि जब एक्सप्रेसवे है और एयरपोर्ट है तो फिर क्यों डिप्टी सीएम ट्वीट करते हैं मथुरा को लेकर के, एक ऐसी चीज जिसको अभी रिकवर करने का कोई मतलब नहीं है, वो भी 6 दिसंबर को। फिर आप जब सुप्रिया जी बात कर रही थी तो उनके दोनों रिस्पॉन्सेस पे आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हम चाह रहे थे कि दोनों चीजें नहीं, मैं मन मुस्कुरा इसलिए रहा था, मैं पहले सुप्रिया की बात का जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है कास्ट को क्लास पे बदल दिया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कास्ट को क्लास में बदल दिया। मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस आई एम नॉट सेइंग कास्ट की पॉलिटिक्स, आई एम सेइंग अभी तक उन्होंने जो कैंपेन है अपना वो क्लास पे फोकस किया। धीरे धीरे वो कास्ट में भी जो है करेंगे। जब वो दलित का हो, चाहे वो निषाद का मुद्दा हो, जो निषाद यात्रा करी थी, वो कास्ट पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो एक और चीज को भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बिग टाइम, विच इज विमेन का और साथ में किसानों का। सो क्लास एंड कास्ट दोनों। ठीक है, चलिए मैं आपको कास्ट और क्लास दोनों का जवाब दे देता हूँ। कास्ट का तो जवाब जो है वो हसन साहब ने दे दिया कि जो 3 कास्ट की वो पॉलिटिक्स कर रहे थे या धर्म की, कास्ट और रिलीजियस बेस, वो खत्म हो गया, कोर्ट नहीं है उनका। क्लास महिलाओं की बात है और किसान की। किसान को ये कह सकते हैं कि किसान का जो बीजेपी का नुकसान है वो उन्होंने तीनों कृषि कानून रिपील करने के बाद उसको डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। अब मैं एक चीज जो हसन साहब कह रहे थे कि सोशल इंजीनियरिंग पे चुनाव लड़ा जाता है मंडल के बाद से, ये फैक्ट है। यूपी और बिहार जो है वो सोशल इंजीनियरिंग का चुनाव है। जिसकी सोशल इंजीनियरिंग बेहतर होगी वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं मैटर करने लगा है। वो बिहार में भी 2005 के बाद से और यूपी की पॉलिटिक्स में भी। अखिलेश यादव ने काम बहुत किए थे डेवलपमेंट के, लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई माहौल था तो वो लॉ एंड ऑर्डर का था। महिलाओं के प्रति, महिलाओं के साथ जिस तरीके से लगातार खबरें आती थी, रेप की, पुलिस स्टेशन की, तमाम तरीके की खबरें आती थी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी। निखिल, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2012 से कुछ दिन पहले की बात, माफ कीजिएगा 13 की बात है, ये शायद दिवाली से पहले की बात होगी। लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उस वक्त उन्होंने मुलायम सिंह यादव को गलियारे में रोककर कहा था कि अखिलेश को समझाइए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया है यूपी में। ये पार्ट पॉलिटिक्स से बाहर जाके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सरकार आपकी है, इमेज खराब होती है नेताजी। और हसन साहब बता देंगे कि मुलायम सिंह यादव ने पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में ये कहा था कि लालकृष्ण आडवाणी ने बात मुझको कही संसद में रोककर कि हमारी पार्टी के लोग गुंडाई करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और आडवाणी झूठ नहीं बोलते। ये 2013 की दिवाली से पहले की बात बता रहा हूं मैं, 14 के चुनाव से पहले। तो लॉ एंड ऑर्डर को ही ध्यान में रखकर योगी सरकार आई थी और अभी तक बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो योगी सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। और जैसा हसन साहब भी बता रहे थे कि अगर सोशल इंजीनियरिंग को देखा जाए तो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग जाट और फार्मर्स को छोड़ दें, किसानों को छोड़ दें, तो बाय एंड लार्ज अभी तक
उसमें कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ा। इवन ये कह सकते हैं कि एक बड़ा चंक योगी के प्रति एक बड़ा वोट बैंक बनकर खड़ा हो गया है, जो बीजेपी का वोटर नहीं भी है, जिसमें महिलाएं भी हैं और यंगस्टर भी। अब समाजवादी पार्टी के पास जो बात हसन साहब कह रहे थे कि 39% अभी बीजेपी का वोट शेयर है, जो एक सर्वे के बारे में उन्होंने कहा, और समाजवादी पार्टी 31 पे है। अब यहाँ एक गेम चेंज है। मैं कल किसी बड़े नेता से बीजेपी के बात कर रहा था, उन्होंने कहा देखो अब ये टर्निंग पॉइंट है, अगर मायावती का वोट शेयर गिरकर 20-22% से नीचे आता है 15% तक, तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर मायावती 20% के आसपास रहती है तो फिर बीजेपी को बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला और बहुत अच्छे ढंग से बीजेपी जो है वो चुनाव जीत जाएगी। लेकिन सुप्रिया जो प्रियंका गांधी को लेके कह रही है ना, वो जितनी मेहनत कर रही है, मैं आज पॉलिटिक्स में अगर प्रियंका मेहनत कर रही है पिछले 1.5-2 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राहुल गांधी गायब हो गए 2019 के बाद, वो अमेठी गए नहीं और उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम आपने देखा होगा नजर आए होंगे। आज अगर कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का वही हाशिर होगा जो लोक जनशक्ति पार्टी का हुआ था बिहार के अंदर। तमाम मीडिया कवरेज मिली, तमाम चीजों में चिराग पासवान दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो चिराग पासवान की पार्टी एक सीट पर सिमट के रह गई, वोट शेयर भी घट गया। मीडिया और मेहनत, उसमें सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा खेल होता है, मैंने ये बात आपको पहले भी बता दी। अब कांग्रेस के लिए एक ही विकल्प है और कांग्रेस को उस विकल्प पे ही काम करना चाहिए कि आज किसी भी तरीके से एन केन प्रकंड, अगर कांग्रेस जाकर अखिलेश यादव के साथ अलायंस कर लेती है, चाहे वो 30 सीटों पे हो 35 पे हो, वो कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर होगा वनस्पत की अकेले जाके चुनाव लड़ना। और क्योंकि प्रियंका गांधी मैदान में है और अगर अकेले जाके चुनाव लड़े तो अभी तक जो बंद मुट्ठी लाख की थी और खुल जाए तो खाक वाले इस सिचुएशन पे ना आए, उससे भी बचने की अभी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका काम कर रही है और जब नतीजे आएंगे तो कहीं 1-2 सीटों पे सिमट जाए 7 सीट से आके, तो उससे प्रियंका का जो एक ये कांग्रेस के लिए था वो भी खत्म हो जाएगा क्रेज कार्यकर्ताओं में। बेटर होगा कि उनका एक गठबंधन हो जाए, चाहे वो बीएसपी के साथ कर रहे हैं या समाजवादी के साथ। गठबंधन में रह के वो अपनी जो यथावत स्थिति है उसमें सुधार ला सकते हैं। अकेले चुनाव लड़के मुझे नहीं लगता इस सिनेरियो में, इस सोशल इंजीनियरिंग में जहां अखिलेश बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी मजबूती के साथ है और पहले की तरह चुनाव लड़ती दिख रही है और उसकी स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग है, ऐसे में कांग्रेस बहुत मेजर रोल तो नहीं प्ले करेगी। इसीलिए बेहतर ये होगा कि कांग्रेस जो है गठबंधन करे, वो समाजवादी पार्टी के साथ करे या बीएसपी के साथ करे, तो वो अपनी स्थिति में सुधार कर सकती है। अदरवाइज तो फिर बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक। 2017 में तो गठबंधन हुआ था सर, मैंने ये नहीं कहा गठबंधन तब हुआ था जब समाजवादी पार्टी के साथ किया था, तब समाजवादी पार्टी का जो है वो ढलान की तरफ थी और कांग्रेस ने 105 सीटें लड़ी थी। अगर वो 105 की जगह 50 लड़ती तो शायद समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन है। कांग्रेस का तो खराब ही प्रदर्शन था और कांग्रेस का तो स्ट्राइक रेट भी 6% से नीचे चला गया था, तो स्ट्राइक रेट कम था और इस बार दोनों बेहतर कर रहे, काम करते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस, तो स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है। कांग्रेस अब जो नई चर्चा सुनने में आ रही है वो सुप्रिया जी बेहतर बताएंगी कि कांग्रेस शिवसेना से अलायंस करने जा रही है। अब शिवसेना का तो वहां कुछ है नहीं सर, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ। जी देखिए सर, जो अभी हिमांशु बात कर रहा है माइक्रो मैनेजमेंट की, हमारी भी कांग्रेस के नेताओं से बात होती है तो वो यही कह रहे हैं कि हम एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, सारी स्ट्रैटेजी मीडिया को नहीं बता सकते हैं, तो माइक्रो लेवल पे हम भी काम कर रहे हैं। उसके साथ मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था हिमांशु की, जो लिए सिर्फ 2022 का ही नहीं 2024 का भी देख रहे हैं और वो एक वोट शेयर के ऊपर आय कर रहे हैं कि एटलीस्ट
10 से 15% का वोट शेयर जो है वो उनके पास आए, ताकि उनको अच्छा लॉन्च पैड मिल जाए 2024 के लिए, ताकि उसके ऊपर बिल्ड अप कर सके। डोंट फॉरगेट, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और बाकी दो जो है बीएसपी और समाजवादी पार्टी वो रीजनल पार्टी है जो कि स्ट्रॉन्ग थी। सबसे बड़ी बात जो आज हर पॉलिटिकल पार्टी, ये बाकी 3 पार्टीज हैं, वो देख रहे हैं, वो है बीएसपी का क्रम्बलिंग होना। और जो भी आपने बात मेंशन करी है कि अगर बीएसपी का वोट एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे गिरता है तो चिंता का जनक बीजेपी को भी होगा, और वही कहीं ना कहीं चीज जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी समझ में आ रही है। और मैंने इसीलिए कहा था कि कांग्रेस के जब लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तो हमने सिर्फ एक वार्म अप किया है, अभी पिक्चर बहुत बाकी तो है, अलायंस अभी होगा तो हम सुप्रिया? सिर्फ सबसे पहले विमेन के समाजवादी पार्टी के साथ ये अलायंस की बात तो हिमांशु बार बार देखिए हिमांशु, अलायंस की बात पे तो बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता भी और यहाँ तक कि प्रियंका गांधी अपनी रैलीज में और जो बूथ स्ट्रक्चरिंग में अभी तक तो यही मेंटेन किया कि कोई अलायंस नहीं होगा, सब पे लड़ेंगे। 100 के आसपास जो कैंडिडेट सिलेक्ट भी कर लिया, फाइनलाइज भी ले। आगे क्या होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि राजनीति में लास्ट मिनट में पिक्चर चेंज हो जाती है, सिनारियो बदल जाता है, तो हमें वो भी देखना होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि हर पार्टी अपनी एक स्ट्रैटेजी लेके चल रही है, और कांग्रेस के पास भी है। और जो अभी आप बात कर रहे थे, कांग्रेस को भी के ऊपर भी बहुत प्रेशर है उत्तर प्रदेश में स्पेशली परफॉर्म करने का, इसीलिए वो अपनी सारी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से जैसे वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तभी हसन जी ने कहा कि शिवसेना की एक छोटा, क्योंकि अब हमें रतन लाल जी से क्लोजिंग कमेंट्स है। हाँ, जी। क्या कांग्रेस की शायद मेहनत इसलिए है और प्रियंका इसलिए भी मेहनत कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे बार्गेन हो सके। अब वो 30, 35, 40 कहां जाके बार्गेन करे, क्योंकि कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस सच में ग्राउंड पे है, उसका काडर मोबिलाइज है। भले ही वो ब्लॉक लेवल पे ना हो, बूथ स्तर पे ना हो, लेकिन कार्यकर्ता में अभी भी जोश है। और यही प्रियंका की मेहनत का कारण है, क्योंकि कांग्रेस जरूर जानती होगी, उनके स्ट्रेटेजी मेकर्स जानते हैं कि अगर अकेले चुनाव लड़ा तो हाल एलजेपी वाला होगा। देखिए हिमांशु जी, एक चीज मैं बताऊं आपको, समाजवादी पार्टी और में तो दरवाजे बंद हैं। समाजवादी पार्टी को जिससे अलायंस करना था वो तो पूरा हो चुका है, वहां पर कोई अब सीट भी नहीं बाकी बची है, क्योंकि वो वेस्ट यूपी कर लिया उन्होंने, ईस्ट यूपी कर लिया, सेंट्रल यूपी कर लिया, सारे में उन्होंने स्मॉलर पार्टी अलायंस कर लिया। और वो बहुत पहले अखिलेश ऐलान भी कर चुके थे कि कांग्रेस किसी भी बड़ी पार्टी से हम अलायंस करने वाले नहीं है। दूसरा, बीएसपी का जहां तक सवाल है, तो बीएसपी भी मायावती एज सच रिपीटेडली यहाँ पर ऐलान कर रही हैं कि वो शी विल गो ऑल अलोन। प्रियंका भी ऐलान कर चुकी है, तो वो अकेले ही सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, किसी से अलायंस नहीं करेंगे। मैंने जो शिवसेना वाली बात कही वो सिर्फ इस वजह से कही थी कि अभी संजय राउत साहब से परसों मुलाकात हुई है शिवसेना की दिल्ली में, और उन्होंने यूपी में उनको मदद करने की बात कही है और अलायंस की बात कही है कि हम उनसे अलायंस करना चाहते हैं। अब वो शिवसेना की यहाँ पे कोई हैसियत नहीं है, और कांग्रेस उससे अभी बेहतर पोजीशन में है। शिवसेना से उसको कंपेयर करना भी जो है कांग्रेस के लिए जाती होगी। लेकिन जहां तक कांग्रेस की स्ट्रेटजी और कांग्रेस का एक्शन प्लान और कांग्रेस के और लोग आएंगे, तो देखिए कांग्रेस ने भी बड़े बड़े नेता को ला करके यहाँ खड़ा कर दे, वो चाहे चन्नी साहब हो, चाहे छत्तीसगढ़ के सीएम हो, या और भी लोग हों। लेकिन जब कांग्रेस का लोअर लेवल पर जब कार्डर ही नहीं है, फिर इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा? कांग्रेस की अभी जो मैं तो सी वोटर का सर्वे भी अगर आप देखें तो 7% पर जो कांग्रेस पार्टी के जितने नेता, मैं एक निखिल कंप्लीट करके छोड़ रही हूँ, मुझे पता है वहां पे दूसरे सर भी हैं, लेकिन हसन साहब यही तो बात मैं आपको कह रही हूँ कि कांग्रेस के जो लोग हैं ये क्लेम कर रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने बूथ लेवल पे काफी काम किया है, बूथ स्ट्रेंथनिंग पे काम किया है, और उसको परफॉर्मेंस में कितना कन्वर्ट होता है वो हमको देखना होगा। लेकिन ये बात तो वो बार बार कह रहे हैं कि जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, बूथ लेवल का सवाल है, उसको उन्होंने स्ट्रेंथन किया है। और उसी के ऊपर जो सबसे ज्यादा जो कांग्रेस का एक बहुत लंबा कैंपेन जो चला था, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथनिंग का था, वो सबसे ज्यादा लंबा जो चला है वो यूपी में ही चला है। तो अब ये देखना होगा कि कितना उसने अपने आप को ग्रास लेवल पे स्ट्रेंथन किया है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ दो कंस्टिट्यूएंसी का नाम ले रहा हूँ और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस की हैसियत का पता चल जाएगा। सिर्फ 2 कंस्टिट्यूएंसी का नाम ले रहा हूँ, अमेठी और रायबरेली।
इससे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस के लिए कोई नहीं है। आज की तारीख में कांग्रेस के एक भी एमएलए वहां नहीं है। कांग्रेस के 6 एमएलए, कांग्रेस के 2 एमएलए हुआ करते थे रायबरेली में, दोनों बीजेपी में चले गए हैं। 3 एमएलए बीजेपी की समाजवादी पार्टी के जीत करके आए थे। एक 3 एमएलए बीजेपी के जीत करके आए थे, एक समाजवादी पार्टी का जीत के रायबरेली में आया था। 5 की 5 एमएलए अमेठी में बीजेपी की जीत करके आए थे। आज की तारीख में दोनों कांग्रेसी में एक भी कांग्रेस का एमएलए नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगा और ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हालात बन रहे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस विल बी कंप्लीटेड इन अमेठी एंड रायबरेली। अगर मैंने राजी हमने तीनों जो हमारे गेस्ट हैं उनको सुना और हमको समझ में आ रहा है कि जो 3 पार्टीज हैं, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, समाजवादी पार्टी आरएलडी, उनके बारे में और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों के सोचने का तरीका कम से कम हमें समझ में आता है। हमारे 3 पैनलिस्ट जिस तरह से हमें चीजों के बारे में बताते चले, आप कैसे देख रहे हैं इन सारी बातों को कंप्रेस करके एक पिक्चर आपके सामने क्या नजर आ रही है जिस तरह से कैंपेन चल रहा है और आगे इसकी क्या दिशा होने वाली है? 1989 यानी कि 1989 के बाद से 2007 तक उत्तर प्रदेश में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं रही। और जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि ये बिल्कुल मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू करने के बाद ही सबसे बड़ा जो चेंज उत्तर प्रदेश में देखा गया कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के वोटर्स ने 1989 के बाद से लेके किसी एक पार्टी पे कभी विश्वास किया ही नहीं और किसी एक बड़ी पार्टी को भी उन्होंने कभी सत्ता में बहुत दिनों तक रखने का कोई इंडिकेशन ही नहीं दिया। मतलब आप याद करें 1989, 1991, 93, 96, 98, मतलब ये समय ऐसे बीतता चला गया और पार्टियां आती थी लंबे समय तक। कभी गवर्नर्स रूल हो रहा है, कभी चीफ मिनिस्टर्स बदल रहे हैं। तो पहली बार जब मायावती की सरकार बनी है 2007 में, तो ये बड़ा एक उपलब्धि मानी गई थी कि किसी एक पार्टी ने सिंगल पार्टी की सरकार बनाई बिना किसी कोalition के, और 2007 से 2012 तक वो सरकार चली। उसके बाद ये कहा गया कि एक पार्टी को लोगों ने समर्थन दिया तो शायद ऐसा ही रिपीट हो, लेकिन वो नहीं हुआ। और उससे बेहतर स्थिति में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है 2012 में। ये हुआ कि बहुत बड़ी जीत मिली है, सिंगल पार्टी की सरकार बनी है और अब ऐसा ही होगा। और अब 2017 में देखें क्या हुआ, उससे भी बड़ी जीत जो है वो बीजेपी को मिल गई। तो ये जहां 89 से 2007 तक का पैटर्न था कि सरकारें 1 साल 2 साल से ज्यादा लास्ट नहीं कर रही थी, वहीं 2007 के बाद से पैटर्न हो गया कि हर अगले इलेक्शन में पिछली बार से ज्यादा बहुमत मिलकर सरकारें बनी। तो अगर आप देखें तो लोगों में कहीं ना कहीं ये सोच है वोटर्स में कि हमने जिन जिन पार्टीज को अभी तक ट्राई आउट कर लिया है, बीएसपी 2007 से 12, फिर 12 से 17 एसपी और 17 से 22 तक बीजेपी, उनको अभी तक तो रेपुटेशन का मौका मिला नहीं। तो अगर उस पैरामीटर पे जाएं तो यहाँ पर कोई पार्टी की सरकार रिपीट नहीं होती। लेकिन फिर यहाँ पर अभी भी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, तमाम सारे शहरों में लोगों के दिमाग में समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार की यादें ताज़ा हैं। यहाँ पे ये सब लोग जानते हैं कि मायावती की सरकार में क्या होता था, किस तरह के लोगों को एनकरेजमेंट मिलता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में समाज के एक वर्ग को और कुछ जिलों को एनकरेजमेंट मिलता था, और अब बीजेपी में भी इस तरह का एक वो देखा जा रहा है। तो ये कह पाना कि बिल्कुल यही सरकार इसी हुकूमत के साथ रिपीट होगी, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव डेवलपमेंट के एजेंडे पे नहीं जीता जाता है, तो आखिर वो क्या चीज है जो कि 2007 में सिंगल पार्टी सरकार बनी, 2012 में बनी, 2017 में बनी। बहुत ज्यादा दूर तक और बहुत ज्यादा गहरे तक अगर हम ना जाएं तो हम देखते हैं कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज तो अब लोग अपेक्षा करते हैं कि सरकार किसी की भी हो, सड़क तो बनेगी ही, पुल तो बनेगा ही। लेकिन सरकारें बदलने के पीछे जो लोगों के पास जो सबसे आम कारण है वो ये है कि हमें जिस तरह से एक सामाजिक वातावरण चाहिए, हमारे कल्चरल और रिलीजियस जो फीलिंग्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो, वो हर्ट ना हो, हर कम्युनिटी को ऐसा लगे कि हाँ, किसी एक को दूसरे के ऊपर हावी होने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तथा कथित तुष्टीकरण की फीलिंग ना हो। ये सब चीजें मिल के लोगों को प्रेरित करती हैं कि वो किस पार्टी को वोट दें।
मायावती के रेजिम में लोगों को लगा कि ऐसा हो रहा है, नहीं, तो फिर समाजवादी पार्टी में अखिलेश की सरकार बनी। वहां लगा कि इसमें भी कुछ वर्ग को बढ़ावा मिल रहा है, तो नहीं, इस बार बीजेपी को मौका मिला। हमें देखना यह होगा कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में क्या लोगों को ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 साल की सरकार में किसी एक वर्ग को बढ़ावा दिया गया, किसी एक संस्कृति को, किसी एक कम्युनिटी को ही बढ़ावा दिया गया, और अगर ऐसी फीलिंग पूरे प्रदेश में है तो बीजेपी को दोबारा मौका यहाँ के लोग नहीं देंगे। और अगर ऐसी फीलिंग नहीं है तो ये मौका फिर किसी को भी जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि भले ही समाजवादी पार्टी इसमें कंटेंडर नंबर 1 हो, लेकिन ये कहना कि उनको दोबारा मौका मिलेगा, ये मैं इसलिए नहीं समझता क्योंकि अभी भी लोगों के दिमाग में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान की तमाम सारी बातें याद हैं। और हम लोगों ने शिवपाल सिंह यादव को अभी तक कंसिडर नहीं किया आज की चर्चा में। समाजवादी पार्टी के हर जीत में शिवपाल यादव एक बड़ा फैक्टर होते थे, जो कि आज समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। तो ये उनकी एक बड़ी वीकनेस है। तो मैं समझता हूँ कि हर पार्टी की तैयारियां अपनी जगह हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नतीजे हैं वो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज की वजह से नहीं, बल्कि जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको सोचते हुए और पार्टी की मजबूती को देखते हुए ही नतीजा निकले। चलिए, ऑन दैट नोट हम नेतागिरी के इस सत्र को भी यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। शुक्रिया हमारा पैनल पे जितने गेस्ट हमारे आए सभी हिमाचली पार्लियामेंट में थे, वो अपनी एक दिल्ली आए थे, उन्होंने वहां से हमारे वक्त निकाला हुआ है। शुक्रिया जी, विदेश चौक पे हैं ठंडे दिल्ली में, वो वहां से हमसे जुड़ी हुई है, और लखनऊ से हमारे साथ 2 मेहमान थे जिन्होंने काफी शॉर्ट नोटिस पे एग्री किया, वक्त दे दिया। थैंक यू वेरी मच। फिर था इस हफ्ते का नेतागिरी, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी शनिवार के रोज। देखते रहिए तीर लंबा।